देखिए, आज से एंड्रॉयड स्टार्ट होना था। एंड्रॉयड स्टार्ट करते हैं और एंड्रॉयड में क्या चीज़ें होती हैं उसके पहले मैं मैंने कहा था कल आप लोगों से लास्ट क्लास में कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करना उसको ज़्यादा टफ नहीं है, आप जनरली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि बाकी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं आप। हाँ, बस वो थोड़ा सा इंटरनेट ज़्यादा लेगा डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है और ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड स्टूडियो का इस टाइम पे चल रहा होगा 4 समथिंग। ठीक है, देख लीजिए, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड लिखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम पे 4.0 वर्जन चल रहा है, जो कि 871 MB का है। इसी में हम लोग सॉफ्टवेयर या मोबाइल के ऐप जो हैं बनाएंगे। चलिए, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड समझ लेते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक इसकी हिस्ट्री या थ्योरी थोड़ी सी समझ लीजिए, ताकि आपको कोई पूछे तो आप बता सकें। तो एंड्रॉयड आप में से कितने लोगों को पता है कि एंड्रॉयड फोन मार्केट में एज एन कब आना स्टार्ट हुए थे? एंड्रॉयड ऐप जो है यूज करना आपने कब शुरू किए थे, किसी को आइडिया है? ठीक है, तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एंड्रॉयड को पहले समझ लीजिए किसने बनाया। तो एंड्रॉयड को एक ओपन हैंडसेट अलायंसेस, एक अलायंस है। अलायंस का मतलब होता है कि एक टीम है, एक नंबर ऑफ, एक ग्रुप है, बहुत सारी कंपनीज का ग्रुप है। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं इसके अंदर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मोटरोला, या फिर जितनी भी फ़ोन बनाने वाली कंपनी है लाइक HTC, या बहुत सारी उस टाइम की जितनी भी उस टाइम की पॉपुलर कंपनीज थी, वो सब लोगों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। एंड्रॉयड को कब डेवलप किया था? एंड्रॉयड को, एंड्रॉयड का पहला एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एंड्रॉयड का पहला एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट मतलब एंड्रॉयड SDK, इसे कहा जाता है एंड्रॉयड SDK। ये कब रिलीज हुआ था? 2077 में, 2007 में। ठीक है ना? सबसे पहला जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट था जिसका यूज करके हम एंड्रॉयड ऐप बना सकते थे, वो 2007 में रिलीज किया गया था। जबकि एंड्रॉयड OS मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, मतलब मोबाइल में यूज करने के लिए, सितंबर 2008 में रिलीज हुआ था। ठीक है ना? तो पहली बार जो एंड्रॉयड फोन आए आना शुरू हुए थे वो सितंबर 2008 के बाद आना शुरू हुए थे। ठीक है, और इसको मिलकर के बनाया था कई सारी कंपनी ने, लेकिन इसको लीड किया था गूगल ने। ठीक है, तो गूगल इन एंड्रॉयड का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा डेवलपर है गूगल ही। इसको उसके बाद में टेक ओवर करके इसको डेवलप कर रहा है, चीज़ों को, उसमें जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नए नए वर्जन आते हैं। तो एंड्रॉयड का सबसे पहला वर्जन था एंड्रॉयड 1.0, जो कि रिलीज हुआ था सितंबर 2008 में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस इतनी बात याद रखने वाली आपको है कि एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जिसका यूज करके हम एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, वो रिलीज हुआ था 2007 में। और एंड्रॉयड OS मोबाइल के लिए 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था सितंबर 2008 में। इसको एंड्रॉयड को बनाया किसने था? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन हैंडसेट अलायंसेस का एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब कई सारी कंपनीज का एक ग्रुप है, इसको बनाया था उन लोगों ने, जिसको लीड किया था गूगल ने। ठीक है, लीड बाय गूगल। देन एंड्रॉयड का बेसिक यही हिस्ट्री है, इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं जानना है। आप एंड्रॉयड का जो करंट वर्जन है ये याद रखिएगा, इस टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है ना? एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन आए हैं, 1.0, 1.1, 1.2, 1 ऐसा करके बहुत सारे वर्जन आए हैं। और
जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है एग्जांपल के लिए 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, इनके बीच में भी कई वर्जन आए हैं। अभी 10.0 चल रहा है, इसके 10 तो हमारे मोबाइल में स्टेबल चल रहा है, 10 पॉइंट समथिंग भी वर्जन आ चुका है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये तो स्टेबल वर्जन है। स्टेबल का मतलब है कि जो हमारे मोबाइल्स में चल रहा है इस टाइम पे। कई लोग के, आप में से कई लोग के फ़ोन में जो है एंड्रॉयड 10.0 होगा, मेरे फ़ोन में भी है। लेकिन इसके अलावा भी 10.x का मतलब है इसके अलावा भी कई वर्जन मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन ये स्टेबल वर्जन है जो मार्केट के कई सारे मोबाइल्स में आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं आप उसको आप। तो ये मैंने अभी बीच के बहुत सारे वर्जन छोड़ दिए हैं क्योंकि एक एक वर्जन को याद रखना और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने अभी बीच के बहुत सारे वर्जन छोड़े हैं। तो एंड्रॉयड 1.0 जो आया था वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया जस्ट अभी सितंबर 2008 में आया था। उसके बाद 1.1 आया, 1.2 आया और ऐसे बहुत सारे आए। इनके कई नाम भी हैं, जैसे इसको कहा जाता है किट कैट, इस वर्जन को कहा जाता है किट कैट, इस वर्जन को कहा जाता है लॉलीपॉप, इस वर्जन को कहा जाता है मार्शमैलो, इस वर्जन को कहा जाता है नॉगट, है ना। मैं शायद स्पेलिंग गलत दिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए उदाहरण बाद में देंगे हम। 8.0 को हम लोग ओरियो कहते हैं, है ना। और ये 9 आया था, ठीक है, पाई वर्जन, ठीक है ना। और ये क्यू वर्जन चल रहा है, ठीक है ना, क्यू वर्जन। इसका अभी कोई वैसा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसको अभी जनरली क्यू वर्जन ही कहते हैं, ठीक है। तो ये है एंड्रॉयड की बेसिक वर्जन। लेकिन अभी आप हम लोग का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमें इस पे ध्यान देना है। लेकिन जब आप ये, मैं एंड्रॉयड के वर्जन बताने का एक खास मेरा रीजन है कि जब आप कोई ऐप बनाएंगे तो आपको ये ध्यान में रख के बनाना होता है ऐप को कि वो हमारे लेटेस्ट वर्जन से लेकर के, और मार्केट में अगर किसी के पास पुराना फ़ोन हो तो उस पर भी चल जाए। मार्केट में इस टाइम पे इसके पहले का 4.4 के पहले का गूगल ने सारा वर्जन हटा दिया, डिप्रिकेटेड हो गए हैं। डिप्रिकेटेड का मतलब होता है कि रिप्लेस हो गए हैं, वो उनको उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया है गूगल ने। तो गूगल किस वर्जन से सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे? गूगल सपोर्ट कर रहा है 4.4 से लेकर के और जो भी करंट लेटेस्ट चल रहा है उस तक। ध्यान दीजिएगा, गूगल का जो सपोर्ट सिस्टम है अब 4.4 के पहले के एंड्रॉयड फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता। 4.4 के एंड्रॉयड फ़ोन या तो अपग्रेड हो गए हैं, मतलब अपडेट कर दिए गए हैं, या फिर वो बंद हो चुके हैं। इसके पहले के जितने फ़ोन हैं वो या तो बंद हो चुके हैं या फिर अपडेट कर दिए गए हैं। इसके पहले का आपको इस टाइम पे, इसके नीचे का आपको कोई फ़ोन नहीं मिलेगा चलता हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात का कि ये हम सिर्फ इसे समझा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट में कितने पॉपुलर वर्जन्स अवेलेबल हैं और उन वर्जन्स को ध्यान में रख के आपको ऐप बनाना होता है। तो हम लोग को ऐप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ज़्यादा हम लोग थ्योरी में नहीं जाएंगे अभी। थ्योरी के लिए मैं एक आपको पीपीटी कल समझाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी थ्योरी की, जो जो रियल में थ्योरी इसकी जाननी चाहिए आपको, वो हम आपको आगे से बताएंगे। अभी हम ज़्यादा आपको बोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंड्रॉयड का ऐप बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? पहले एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि आप जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करें, मतलब जेडीके होना चाहिए आपके लैपटॉप में। देन आपके लैपटॉप में पहले था, जब एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्टिंग में नहीं आया था तो लोग इक्लिप्स का इस्तेमाल करते थे, क्लिप्स का इस्तेमाल करते थे। देन एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल का इस्तेमाल करते थे, एडीटी कहते थे उसको। ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये सब पुराना हो गया है। अब हमें बस दो चीज़ें चाहिए, एक जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल होना चाहिए हमारे लैपटॉप में, दैट इज जेडीके, एंड सेकेंड वन इज एंड्रॉयड स्टूडियो। ये दो चीज़ें हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होनी चाहिए। पहले आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे, जेडीके जब इंस्टॉल हो जाएगा देन आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो अपने कई और सारे कंपोनेंट के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, लाइक एसडीके। एंड्रॉयड का एसडीके जो होता है, एसडीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है ना। तो ये एंड्रॉयड अपने आप में एसडीके भी इंस्टॉल कर लेगा और जो भी इसकी बेसिक लाइब्रेरीज होती हैं ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। आप इसको इंस्टॉल जब करेंगे तो थोड़ा इंटरनेट आपको चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तभी आपका ये इंस्टॉल हो पाएगा एंड्रॉयड, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे शुरुआत करनी है
जावा डेवलपमेंट किट हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, जावा वर्जन लिखें। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा मैंने, ये कमांड मैंने लिखी, जावा स्पेस माइनस वर्जन, समझ पा रहे हैं आप? जावा स्पेस माइनस वर्जन मैंने लिखा है। तो इससे क्या हुआ, जावा का ये वर्जन मेरे लैपटॉप का दिखा रहा है कौन सा इंस्टॉल्ड है। वैसे जावा का तो लेटेस्ट वर्जन काफ़ी आगे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आगे चल रहा है, 11 समथिंग चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो है पुराना थोड़ा सा वर्जन है, लेकिन ये मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड था तो मैंने अपडेट नहीं किया है। मेरे में चल रहा है 1.8, मतलब जावा 8 चल रहा है, तो इसे जावा 8 कहते हैं। जावा 5 के ऊपर का कोई भी जेडीके होना चाहिए आपके लैपटॉप में, तभी एंड्रॉयड एसपीके चलेगा या एंड्रॉयड स्टूडियो चलेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो तभी चल पाएगा जब मिनिमम जावा का 5 वर्जन होगा आपके पास, इससे कम पे नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर का होना चाहिए, 8 है मेरे में, तो सिंपल सी बात है चलेगा। जेडीके का यूज क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऐप बनेंगे, एंड्रॉयड ऐप का बैकएंड जावा से ही बनेगा। फ्रंट एंड के लिए तो एंड्रॉयड की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उनका इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे फ्रंट एंड, लेकिन जो जेडीके है या जो बैकएंड है वो जावा के थ्रू बनेगा, इसलिए जेडीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जावा बहुत जरूरी है, जेडीके बहुत जरूरी है, क्योंकि बैकएंड जो है वो जावा पे रहेगा। वो आगे अभी आपको समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आपके में जेडीके इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो ये कमांड रन कराते ही आपके लैपटॉप में एरर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके में जेडीके प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, पाथ सेट है जावा का, जो कि मैंने बताया था जावा पढ़ाते वक्त, आपने अगर जावा नहीं पढ़ी है ढंग से तो आपको भी रिकॉर्डेड वीडियो में जावा के प्रोवाइड करने ही वाला हूँ 1-2 दिनों में सारे, तो आपको वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो से आप जावा को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने जावा कैसे इंस्टॉल किया था या फिर जावा को इंस्टॉल करने के लिए क्या तरीका है और पाथ कैसे सेट करते हैं, ये सब। तो ये है जेडीके का 1.8 वर्जन। आगे बढ़ते हैं, तो हमें नेक्स्ट चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने बताया आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है देख लीजिए developer.android.com/studio। इस पेज पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप, इस पर क्लिक करते ही आपको एक एग्रीमेंट आएगा, इस एग्रीमेंट को आपको रीड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आपका स्टार्ट हो जाएगा ये डाउनलोड होना, और ये डाउनलोड हो चुका होगा आपके लैपटॉप में, जितना भी टाइम ले आपके डेटा स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन जब से डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद सिंपल बाकी के सॉफ्टवेयर की तरह इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सिंपल जितने भी आपने आज तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, बिल्कुल उसी की तरह इसको भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना है, तो ये सिंपली ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी मेरा कोई पुराना प्रोजेक्ट मैं अगर बना रहा था तो वो ओपन हो जाएगा, मैं उसको क्लोज कर दूंगा प्रोजेक्ट को, और देन मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार्टिंग में जब आप पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो कैसा ओपन होगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी पुराना प्रोजेक्ट मेरा ये ओपन कर रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। थोड़ा सा एंड्रॉयड स्टूडियो आपके लैपटॉप में या मेरे भी लैपटॉप में हल्का फुल्का कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा चिपक जाए। चिपक जाने का मेरा मतलब है कि हल्का हल्का हो सकता है आपको लगे कि ये हैंग कर रहा है, लेकिन ये हैंग इसलिए करता है क्योंकि इसको ज़्यादा रैम चाहिए होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ज़्यादा सीपीयू का यूज़ करता है। ये चेक करना चाहते हैं अगर आपकी कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है ये, तो आप टास्क मैनेजर जानते होंगे आपके लैपटॉप का। टास्क मैनेजर में जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा जो एंड्रॉयड है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरे पास उसके भी आसपास के ही मेमोरी इस्तेमाल करने वाले 2 और सॉफ्टवेयर लेके चल रहे हैं, एक गूगल क्रोम और एक फायरफॉक्स। गूगल क्रोम को मैं बंद नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि जो गूगल मीटिंग चल रही है जिसपे हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसी पे चल रही है, लेकिन मैंने फायरफॉक्स को क्लोज कर दिया है।
ऐसे ही जो भी सॉफ्टवेयर आपके में अननेसेसरी चल रहे हो वो आप टास्क मैनेजर में जाकर के ऐप जहाँ पे दिखाता है वहां से जरूर क्लोज कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉयड स्मूथ चले, एंड्रॉयड स्मूथ तभी चलेगा जब आप ध्यान देंगे कि आपके लैपटॉप में अननेसेसरी सॉफ्टवेयर कोई भी ना चल रहा हो। जैसे मेरे में देखिए ज्यादा कोई भी सिर्फ क्रोम चल रहा है, क्रोम को मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि क्रोम जो है उसी की गूगल मीटिंग चल रही है, उसी के थ्रू आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो रही है सभी लोगों को। ठीक है, तो क्रोम मैं बंद नहीं कर सकता, स्क्रीन रिकॉर्डर में बंद नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है उसी से। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके में अननेसेसरी चल रहा हो वो आप बंद कर दीजिएगा। एक चीज टास्क मैनेजर में और है जो मैंने कल बताई भी थी कि आप यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाइएगा, परफॉर्मेंस में जाइएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप की कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है। मेरे में 8 GB रैम है तो उसका 4.8 GB इस्तेमाल कर रहा है, लगभग 60% मेरी रैम जो इस्तेमाल हो रही है और लगभग 50% के आसपास मेरा सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सीपीयू पे क्लिक करके यहाँ चेक कर लीजिएगा कि आपके लैपटॉप का वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड हो, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड हो। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन अगर इनेबल नहीं है तो आपको ये बायो सेटिंग में जाकर के इनेबल करना पड़ता है। इसके लिए आप अपने लैपटॉप के कंपनी के अकॉर्डिंग, हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है, लैपटॉप की कंपनी के अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन इन डेल लैपटॉप या इन आसूस लैपटॉप या इन लेनोवो लैपटॉप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन इसलिए इनेबल होना जरूरी है क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो की बहुत सारी लाइब्रेरीज उसी के ऊपर डिपेंड है। मेरे में एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ दिन पुराना इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं कि मेरे में जो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है इसका वर्जन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये वर्जन दिखा रहा है 3.6.3। मैंने अभी 4 पे इसको अपडेट नहीं किया है, हम लोग अपडेट कर लेंगे इसको। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, ये स्टार्ट करने का। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका एंड्रॉयड ऐप का डेवलपमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान जरूर दीजिए। जो लोग अभी सामने लैपटॉप में अपने काम कर रहे हैं वो साथ में मेरे काम कर सकते हैं, जो मैं करूँगा, जो चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा वो सेटिंग्स, वो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैं अभी जो लोग सिर्फ देख रहे हैं, जो लोग अभी लैपटॉप में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग खास करके ध्यान दें और समझे इसको। तो मैंने स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, एक विंडो ओपन हुई, सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट। मैं एक एक चीज समझाता हुआ चलूंगा आपको। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट में पहले देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था इनके बारे में। फोन एंड टैबलेट, वीआर ओएस, टीवी, ऑटोमोटिव, एंड्रॉयड थिंग्स। तो आपको मैंने बताया था कल, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप फोन या टैबलेट के लिए ऐप बनाना चाहते हैं, या वीआर ओएस के लिए ऐप बनाना चाहते हैं, या टीवी के लिए ऐप बनाना चाहते हैं, या ऑटोमोटिव बोले तो एंड्रॉयड के जो आजकल जो लेटेस्ट कार आते हैं, लेटेस्ट व्हीकल आते हैं, कार वगैरह, उनमें आजकल बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं एंड्रॉयड नेविगेशन वगैरह के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोमोटिव। तो अभी हम लोग को ध्यान देना है फोन और टैबलेट पे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चूज करने का कि नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, या फिर फ्रेगमेंट प्लस व्यू मॉडल, या फुल स्क्रीन एक्टिविटी, या बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारी चीजें आ रही है, गूगल मैप एक्टिविटी, लॉग इन एक्टिविटी, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी, टैब्ड एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे नेटिव C++ ऐसे करके आ रहा है लिख करके, बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को एक्टिविटी को ये मान के चलना है, एक्टिविटी इज लाइक हमारे ऐप में जब स्क्रीन बनेगी, हमारे ऐप को जब ओपन किया जाएगा बनाए हुए हमारे ऐप को, तो उसमें एक स्क्रीन होगी, जो स्क्रीन, उसी स्क्रीन से आप अपने ऐप से इंटरेक्ट करेंगे, तो वो स्क्रीन को आप समझ लीजिए एक्टिविटी। तो नो एक्टिविटी करेंगे तो कोई भी स्क्रीन नहीं बनेगी हमारे प्रोजेक्ट में, तो हम एक एम्प्टी एक्टिविटी बना देते हैं, मतलब कि जिसमें कुछ ना हो, वो एम्प्टी हो, बट एक्टिविटी मतलब एक स्क्रीन हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल ऐप के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी चूज किया है, नेक्स्ट किया है। एम्प्टी एक्टिविटी के बाद यहाँ पे कुछ चीजों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको ध्यान से करना, गड़बड़ी मत करना। जैसे कि आपके ऐप का नेम ये मांग रहा है, तो सबसे पहले तो ऐप का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे कि
माई एप्लीकेशन 1, ठीक है ना। मैंने इसका नाम दिया माई एप्लीकेशन 1। यहाँ पे पैकेज नेम देखिए बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है com.digicoders.myapplication। ये पैकेज नेम एक तरीके से डोमेन नेम होता है, ये यूनिक होना चाहिए। अब समझाते हैं आपको ये क्यों यूनिक होना चाहिए। इंटरनेट पे आप जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, देखिए जितने भी ऐप आप लोग बनाते हैं या हम लोग बनाएंगे आगे, वो कहीं ना कहीं जाकर के हमें गूगल प्ले स्टोर पे ही पब्लिश करना है ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके वर्ल्ड वाइड, है ना। तो गूगल प्ले स्टोर में मैं ऐप्स पे गया और किसी भी आप ऐप पे क्लिक करके देखेंगे तो सभी ऐप का एक पैकेज नेम होता है, सभी ऐप का एक पैकेज नेम होता है। जैसे कि हम लोगों ने जो ऐप बनाए हैं, मैं आपको अपने ऐप दिखाता हूं। हम लोगों ने बहुत सारे ऐप बनाए हुए हैं, मैं आपको उनमें से ही कोई ऐप दिखा रहा हूँ। ये है हमारा डिजिकोडर्स का पेज इस पे गूगल प्ले स्टोर पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कई सारे ऐप बनाए हुए हैं। ये बहुत सारे ऐप हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि हम लोगों ने इस अकाउंट में नहीं दूसरे अकाउंट से डाल रखे हैं। इस अकाउंट में इतने ऐप हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लिक किया एक ऐप पे, लेट सपोज कि मैंने क्लिक किया एटीएम फार्मेसी पे, तो यहाँ पे आप ऊपर जाकर के देख सकते हैं यूआरएल में लिख के आ रहा है एक आईडी, और आईडी में क्या लिखा हुआ है digi.coders.atm pharmacy। तो ये क्या है, ये इस ऐप का पैकेज नेम है। इट मस्ट बी यूनिक। अगर ये यूनिक नहीं होगा तो गूगल प्ले स्टोर आपका ऐप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये यूनिक नहीं होगा तो गूगल प्ले स्टोर आपका ऐप एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये कुछ अपने डोमेन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है डिजिकोडर्स और मेरी कंपनी का डोमेन है digicoders.in, तो मैं .in तो नहीं रख रहा हूँ, मैंने com.digicoders.myapplication1 नाम से जो एप्लीकेशन का नाम है आखिरी में वो जोड़ दिया। शुरुआत में मैंने अपनी कंपनी का नाम जोड़ रखा है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में प्रैक्टिस करने के चक्कर में आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी तो हम लोग बना रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, अभी तो आप कुछ भी रखिए, वॉटेवर आपकी जो मर्जी हो, ABCD XYZ हेलो है। लेकिन जब हम लोग एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसको हमें गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना हो, तो उस केस में आप लोग इस पैकेज के नेम को यूनिक ही रखेंगे। ताकि यूनिक कैसे पता चलेगा, यूनिक अपने आप पता चल जाता है जब आप डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनको समझा देता हूँ। जैसे हमारी कंपनी की वेबसाइट है digicoders.in, तो ये क्या है, ये तो वेबसाइट है, लेकिन इसका नाम क्या है यहाँ पे वेबसाइट का digicoders.in, इसे ही कहा जाता है डोमेन। ये क्या है, डोमेन नेम। डोमेन नेम हमेशा यूनिक ही होता है वर्ल्ड में, क्योंकि अगर एक डोमेन नेम दो लोगों के पास होगा तो फिर एक डोमेन नेम से दो वेबसाइट खुल जाएंगी या फिर कंफ्यूज हो जाएगा हमारा इंटरनेट। इसलिए डोमेन नेम हमेशा यूनिक ही होता है। इसलिए आपको डोमेन नेम अगर आप शुरुआत में लगा देंगे, देन अपने एप्लीकेशन का नाम लगाएंगे, तब आपका यूनिक हमेशा ही रहेगा। मतलब अब ये डोमेन कहाँ से आएगा, अब आपके पास तो सबके पास डोमेन नहीं है, डोमेन तो मेरे पास भी अपना अभी नहीं है करंटली, तो मैंने कुछ भी अपने अंदाजे से अपने सोच के डाल दिया कि com.digicoders, तो ये किसी के पास नहीं होगा, तो मैंने ऐसे करके डाल दिया है। आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहूँ तो इसका नाम रख सकता हूँ com.codersAdda.myapplication1, ऐसे रख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जैसे codersadda.com, थोड़ा अपोजिट उल्टा कर रहा हूँ मैं। तो ये इसका सिंटेक्स है, या कह सकते हो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है कि पैकेज नेम बहुत जरूरी है। मैं पैकेज नेम पे ही 5 मिनट समझा रहा हूँ आपको। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप कहीं जल्दबाजी में ऐसा पैकेज नेम ना रख ले। ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता है, बाद में बदला जा सकता है पैकेज नेम, लेकिन फिर भी आप शुरुआत से सही लेकर के चले तो अच्छा रहेगा। डोमेन नेम बाद में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन इनेबल, फिर से बता दें, वर्चुअलाइजेशन इनेबल जरूरी है ताकि एंड्रॉयड के सारे फीचर्स काम करें। एंड्रॉयड एक अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके लिए वर्चुअलाइजेशन जरूरी होता है। और वर्चुअलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे, वो हम बताएंगे आगे कि क्या काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है, ये चेक करने के लिए आप टास्क मैनेजर में जाएं, परफॉर्मेंस में जाएं, और यहाँ आप देखेंगे नीचे लिखा होगा कि आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है या नहीं है।
अगर यहाँ डिसेबल्ड दिखा रहा है तो आप गूगल पे जाकर के अपने लैपटॉप की कंपनी के बेस पे सर्च करें कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करें, आप गूगल पे जाके लिखें जैसे कि हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन इन माई डेल लैपटॉप या लेनोवो लैपटॉप या व्हाटएवर, जो भी लैपटॉप कंपनी आपके पास है, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग होगा। वो आप कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, या बहुत आसान है वो। चलिए आगे देखिए। देन ये पूछ रहा है लोकेशन, ये मुझे अपना ऐप सेव कहाँ करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसको कहाँ सेव करना चाहता हूँ, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये रहा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर मुझे कुछ और भी बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर। तो डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर होना चाहिए था, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। कुछ तो इशू है, क्योंकि डेस्कटॉप पे मेरे कई सारे फोल्डर हैं यहाँ पे, उनमें से कोई ना कोई फोल्डर इसको दिखाना चाहिए था। चलिए मैं डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ से क्रिएट न्यू फोल्डर किया मैंने, ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे ऊपर। तो एंटर न्यू फोल्डर नेम, फोल्डर का नेम मैंने डाला कि एंड्रॉयड बैच 1। एंड्रॉयड बैच 1 नाम का मैंने फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे। इसको मैंने ओके किया। तो इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, मेरा ऐप कैसे सेव होगा, मेरा ऐप इस फोल्डर के अंदर इस नाम से सेव हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है जावा पे बनाना है ऐप को या कोटलिन पे बनाना है। तो मैंने जावा चूज किया है। अभी कोटलिन हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, कोटलिन के अभी हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे और यूज करना सीखेंगे उसको, लेकिन अभी हम लोग को जावा पे ऐप बनाना है। तो हम लोगों ने जावा पढ़ रखी है, कल तक हम लोग जावा ही पढ़ रहे थे। देन यहाँ पूछ रहा है मिनिमम एसडीके। अब देखिए वही बात आ गई है जिस बात के लिए हम लोग बोल रहे थे आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि आपको मिनिमम किस वर्जन तक चलाना है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है यहाँ पे, किटकैट 4.4। लेकिन यहाँ पे और भी वर्जन अवेलेबल है कुछ, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप इसी को यूज करें, मिनिमम इसी को यूज करें। ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी यही सजेस्ट करता है। और यहाँ लिखा हुआ है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.1% ऑफ डिवाइसेस। मतलब पूरी दुनिया के 98% से भी ऊपर डिवाइस पे आपका ऐप चलेगा अगर आप इस वर्जन पे बनाएंगे। अब देखिए अगर मैं वर्जन चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया ओरियो कि मुझे ओरियो पे बनाना है, तो ये कह रहा है 60% पे ही चलेगा। अब मैंने 10 कर दिया तो ये कह रहा है सिर्फ 8% पे ही चलेगा। तो ये देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग आपका ये लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या यूज करना है, किटकैट। किटकैट का मतलब है कि इतने पे चलेगा मिनिमम। तो ये तो अभी तो हम लोग ऐप प्रोजेक्ट बनाने का सेटिंग कर रहे हैं, ये सेटिंग्स है सारी। ये सेटिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी एक बार, उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाना जब स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट बनता चला जाएगा। अब ये हमारी सेटिंग्स ओके हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखी हुई है जिसको हम आपको समझा देते हैं। एपीआई, एपीआई लिखा हुआ है, एपीआई 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 करके लिखा हुआ है। व्हाट इज एपीआई? इसे हम लोग कहते हैं एपीआई वैल्यू। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे एपीआई में नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पे ये नंबर का मतलब यहाँ पे है जैसे हम लोग का एंड्रॉइड का वर्जन होता है 4.4, 4.4, W, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1.1, 8.0, ये वर्जन है एंड्रॉइड के। सेम तरीके से हर वर्जन के लिए एक इंटीजर वैल्यू भी बनाई गई है। हर वर्जन की पहचान के लिए एक इंटीजर वैल्यू बनाई गई है। बस ध्यान दीजिएगा, एपीआई कुछ नहीं है यहाँ पे। ये 19, 20, 21 क्या है, ये उस वर्जन की पहचानने, उस वर्जन को पहचानने के लिए एक इंटीजर वैल्यू दी गई है। यहाँ तो वर्जन में फ्लोट वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे वर्जन को पहचानने के लिए इंटीजर वैल्यू दी गई है। अब लॉलीपॉप और किटकैट क्या है, तो ये है वर्जन को पहचानने के लिए उसका एक टेक्निकल नाम दे दिया गया है, जो कि एक बेसिक नाम की तरह अल्फाबेटिक नाम है। तो ये है उसका नाम आसानी से पहचानने के लिए। ये है उसका वर्जन का कोड एक तरीके से, समथिंग लाइक 5.1, और ये है उसका इंटीजर वैल्यू। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये सब एंड्रॉइड के वर्जन को पहचानने की चीजें हैं। चाहे वो किटकैट लिखा हो, चाहे 4.4 लिखा हो, चाहे 19 लिखा हो, ये सब एंड्रॉइड के वर्जन को पहचानने की चीजें हैं। तो अभी तक मैंने बस आपको बताया सेटअप कैसे करेंगे। ये एक बार समझाने की चीज है, नेक्स्ट टाइम आप खुद से समझ जाएगा कहाँ में क्या करना है। देन मैंने फिनिश किया, तो ये फिनिश करते ही
थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का वेट आपको करना पड़ सकता है। आप ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि अब ये बिल्ड कर रहा है हमारे ऐप को। तो ये क्या कर क्या रहा है, ये मेरे ऐप में एंड्रॉयड की सारी लाइब्रेरीज जितनी भी हैं उनको हमारे ऐप से कनेक्ट कर रहा है, ताकि जब हम अपने ऐप में कोई चीज़ बनाएं तो वो चीज़ें तुरंत बनती चली जाएं। तो ये क्या कर रहा है, ग्रेडल बिल्ड से कहते हैं। ग्रेडल बिल्ड का मतलब होता है एक तरीके से, अभी के लिए आप समझिए कि अभी ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं, इस ऐप के अंदर हमारे एंड्रॉयड की जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी लाइब्रेरीज है, उनका कनेक्शन कर रहा है, उन सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो इसे कहते हैं ग्रेडल बिल्ड। तो ये ग्रेडल बिल्ड चल रहा है, 1 से 1.5 मिनट ले सकता है ये आपके, इसको वेट करेंगे। ये आपके लैपटॉप की स्पीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकता है, हो सकता है 5 मिनट तक यही चलता रहे, बट इट डिपेंड ऑन योर लैपटॉप। अभी मेरा लैपटॉप का थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो देखिए 44 सेकंड में ही मेरा सारा काम हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सक्सेसफुल। अगर यहाँ आ गया है इट मीन्स कि सब कुछ ओके है। देखिए ये सक्सेसफुल आ गया है, टाइम भी दिखा रहा है 44 सेकेंड। तो ये बहुत फास्ट हो गया है, मैं इतनी उम्मीद मुझे थी नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा ही लेता है हर बार। तो ये मेरा एक ऐप बन गया, और इस ऐप में देखिए सामने अपने आप ही एक कोड ओपन हो गया। अब इस कोड में सबसे पहले तो एक लाइन लिखी हुई है, पैकेज com.codersadda.myapplication1। यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसी नाम का पैकेज बना रखा है। तो ये हमारा जावा का पैकेज है, ये क्या है, जावा का पैकेज है। देन यहाँ देखिए इंपोर्ट के आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये डॉट 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 पे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट से तो आप जानते ही हैं जावा में क्या होता है, याद होगा आपको, मैं जावा में इंपोर्ट हम लोग करते थे। तो जब हम लोग इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था, हाँ, ग्रेडल बिल्ड हर बार होगा हर प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तब ग्रेडल बिल्ड चलेगा, जब आप प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तब भी ग्रेडल बिल्ड चलेगा, जब भी आप एंड्रॉयड की जो सिस्टम्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो जो है ग्रेडल बिल्ड चलेगा। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम जावा में कि हम लोग इंपोर्ट से जावा की बनी बनाई क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है ये एंड्रॉयड के कुछ पैकेजेस को और कुछ क्लासेस को। तो ये एक तरीके से बने बनाए लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया गया है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है, इसको आप एकदम इग्नोर करें अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ये अपने आप में तो खास है, लेकिन हमारे समझने के लिए बस इतना समझिए कि बिल्ट इन लाइब्रेरीज को जोड़ दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैं शो कराता हूँ स्क्रीन, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा था और उसको समझिएगा कि ये पैकेज तो हमने बनाया है, इसलिए हमारे पैकेज का नाम लिखा पैकेज कीवर्ड के आगे। देन ये इंपोर्ट किया गया है, ये किस क्या कर रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट इसलिए किया गया है ताकि एक तरीके से यहाँ पे जो जावा के या एंड्रॉयड के बने बनाए लाइब्रेरीज हैं उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये इतनी सी बस समझने की बात है। देन एक क्लास बनाई गई है, क्लास का नाम देखिए क्या रखा गया, मेन एक्टिविटी। मैंने आपको जावा पढ़ाते समय ही बताया था कि जावा में जितनी भी क्लासेस होती हैं वो कैपिटलाइज केस में होती हैं, और जितने भी वेरिएबल या मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, कैमल केस में होते हैं। तो देखिए ये है कैपिटलाइज केस, जैसे लिखा हुआ है मेन एक्टिविटी, तो एम कैपिटल है मेन का और एक्टिविटी का ए कैपिटल है। वैसे यहाँ लिखा हुआ ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, एम कॉम्पैक्ट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, इसमें देखिए ए कैपिटल है, सी कैपिटल है और ए कैपिटल है। हम लोगों ने एक या 2 दिन पहले पढ़ा था इनहेरिटेंस, आपको याद होगा। तो इस क्लास में जो हम लोग ये क्लास बना रहे हैं, इस क्लास के अंदर एक्सटेंड किया जा रहा है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास को। तो इस क्लास के अंदर के जितने फीचर्स हैं वो किस क्लास में आ जाएंगे, माई एक्टिविटी क्लास में। अब माई एक्टिविटी क्लास अकेले अपने आप में इसके सारे फीचर्स या जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है ये क्लास। एंड देन यहाँ पे @override लिखा गया है, ये तब लिखा जाता है या ऑटोमेटिक एंड्रॉयड हमारा लिख देता है जब भी हम किसी पेरेंट क्लास के बने हुए फंक्शन को ओवरराइड करते हैं या यूं कह लो दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट फंक्शन बन रहा है, ऑटोमेटिक ये कोड हमको मिला है, अभी हम बस आपको बना बनाया कोड समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑटोमेटिक हमको एक कोड मिला है ऑन क्रिएट बंडल सेव इंस्टेंस स्टेट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या कर रहा है। सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट मेन एक्टिविटी, ये हम लोग कल या कह सकते हो आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इस लेवल पहुंचेंगे। अभी हमको जावा के को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा इतना कोड बना बनाया हमको मिल जाता है। देन देखिए फाइल का क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी, और फाइल का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये वही सिस्टम फॉलो हो रहा है जो हम लोग जावा के प्रोग्राम में फॉलो करते थे, कि जिस नाम की क्लास बनाते थे उसी नाम की फाइल बनाते थे। ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग करते थे अपने कन्वीनियंस के लिए। देन यहाँ पे एक और फाइल आपको देखने को मिल रही है, एक्टिविटी अंडरस्कोर डॉट एक्सएमएल। अभी मैं आपको बस एंड्रॉइड के जो स्टूडियो का जो ऐप प्रोजेक्ट ओपन हुआ है मेरा, अभी उसके बारे में समझा रहा हूँ, जो चीजें हमको बनी बनाई मिलती हैं। तो एंड्रॉइड एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल देखिए यहाँ पे है हमारे पास, और इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक एंड्रॉइड की स्क्रीन बनी हुई है। यहाँ पे देखिए एक एंड्रॉइड की स्क्रीन बनी हुई है, और इस स्क्रीन में आप ध्यान से देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये एक बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमारे इसमें बना के दे देता है। आगे अभी हम लोग इसमें कुछ चीज़ें यूज करेंगे, वो अलग की बातें हैं। अब इसके बाद ये तो हो गई दो फाइल जो हमको बनी बनाई मिलती हैं, अभी इसमें अपना हम ऐप बनाएंगे। लेकिन अभी हम आपको सबसे पहले समझाना चाहते हैं इसके एंड्रॉयड स्टूडियो के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर क्या यहाँ पे होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, नेविगेट मेन्यू, कोड मेन्यू, एनालाइज मेन्यू, रिफैक्टर मेन्यू, बिल्ड मेन्यू, रन मेन्यू, बहुत टूल्स हैं, विंडोज है। अब मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि अभी हम लोग प्रोग्राम जब या कह लो हम लोग ऐप बनाएंगे, इसमें बनाते बनाते हम लोग इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। अभी आपको इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इतने सारे मेन्यू क्या करना है, यहाँ पे किस मेन्यू का क्या काम है, किस ऑप्शन से क्या होता है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अभी बस इतना ध्यान देना है कि हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जरूरत पड़ने पे हम लोग चीज़ों को सीखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ओके सर, एक बार और बता दीजिए ये लाइब्रेरी क्यों ऐड की है। लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए ऐड हुई है ताकि हम उनके फीचर्स को इस्तेमाल कर सकें। लाइब्रेरी क्या होती है आपको पता तो है ही, बताया था मैंने लास्ट टाइम। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी में बनी बनाई चीज़ें होती हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें बनी बनाई हैं, उनको यहाँ इस्तेमाल करने के लिए हमने उसको इंपोर्ट कर रखा है, या बाय डिफॉल्ट हमारे एंड्रॉयड ने उसको इंपोर्ट कर दिया है। आगे हम लोग भी इंपोर्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो इंपोर्ट आप तब उस चीज़ को करते हैं जब आप बनी बनाई किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग सी में स्कैनअप या प्रिंटफ का यूज करने के लिए क्या करते थे, याद है, stdio को इंक्लूड करते थे। जावा में स्कैनर का यूज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, java.util.asterisk से उसको इंपोर्ट कर रहे थे। तो वही तो है यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी ना है। इसीलिए तो जावा पढ़ाया था मैंने आपको, ताकि आपको समझ में आए इंपोर्ट क्यों लिखा है, क्लास क्यों लिखा है, एक्सटेंड क्यों लिखा है, ये आपको तो समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि अगर आपने जावा अच्छे से पढ़ा है तो, अगर जावा ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम अभी बताएंगे तो यही बताते रह जाएंगे, लेकिन हम लोग करते करते चीज सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करना सीखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे इसे हम लोग कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में दिखा रहा है कि हम किस फोल्डर के अंदर किस फाइल में काम कर रहे हैं करेंटली। तो देखिए करंटली हम लोग किस फोल्डर के अंदर किस फाइल में काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड बैच 1 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर इस नाम के ऐप के अंदर मैंने बना रखा है, ऐप src मेन जावा कॉम फोल्डर्स अड्डा एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन 1। ये इसके अंदर हम लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं माई मेन एक्टिविटी के अंदर। ये दिखाता है कि आप किस फाइल के अंदर हैं। जब आप इसके अंदर होंगे तो ये दूसरा दिखाएगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे इस फाइल के अंदर हैं, यहाँ पे होंगे तो यहाँ दिखाएगा इस फाइल के अंदर है। तो जिस फाइल के अंदर आप होंगे वो उसका एक तरीके से पाथ दिखाता है, पाथ नेविगेशन कहते हैं। देन साइड से एक चीज आपको समझनी है, अभी हम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो के हर ऑप्शन को नहीं सीखना है, जरूरी ऑप्शन सीखने हैं। हम लोग करते करते बहुत सारे ऑप्शन सीख जाएंगे। तो मेन यहाँ पे है
प्रोजेक्ट नाम की एक यहाँ पे साइड में नेविगेशन है, देखिए प्रोजेक्ट नाम की क्या है, एक विंडो है, साइड में विंडो है एक प्रोजेक्ट करके। प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है, प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये विंडो बंद हो जाती है। ये इस तरह से कुछ विंडो है। इस विंडो को ध्यान दीजिएगा, इसमें दिखाता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइल्स हैं, वो कहाँ हैं और उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी है वो है, इसके अंदर 3 फोल्डर होते हैं। जब यहाँ पे कई तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कई फॉर्मेट में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एंड्रॉयड ही क्लिक करके रखिएगा। आप प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर ही दिखाएगा, सारे फाइल्स दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो सबसे जरूरी फाइल्स दिखाएगा। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एंड्रॉयड वाला सेलेक्ट करेंगे कि एंड्रॉयड के फॉर्मेट में ब्राउज हो। तो यहाँ पे 3 फोल्डर आपको दिख रहे होंगे। एक फोल्डर का नाम है मैनिफेस्ट, एक का नाम है जावा और एक का नाम है RES। मैनिफेस्ट, जावा और RES। अब ये मैनिफेस्ट क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर एक फाइल होती है जो कि हमारे एंड्रॉयड ऐप का कॉन्फ़िगरेशन करती है। देखिए ये लेक्चर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, जो आज की क्लास है बहुत ज़रूरी है। मैं ऐप तुरंत अभी बनाना शुरू कर सकता हूँ, रन करा के दिखा सकता हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल जब मैं ऐप बनाऊंगा, कई सारी चीज़ें यूज करूंगा, फिर आपको जब पता ही नहीं होगा कि ये फाइल कहाँ है और कहाँ से हम लोग यूज कर ले रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ताकि कल आपको पता रहे कि मैनिफेस्ट के अंदर क्या है और जावा के अंदर क्या है। तो मैनिफेस्ट के अंदर एक एंड्रॉयड manifest.xml नाम की फाइल है। इस फाइल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अभी इतना आप समझ लीजिए कि ये फाइल क्या करती है। ये फाइल हमारे एंड्रॉयड के ऐप का पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर। जैसे कि हमारे एंड्रॉयड ऐप में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते होंगे गूगल प्ले स्टोर से। तो जब वो ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं और आप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कई सारे ऐप जो है परमिशंस मांगते हैं। जैसे कि आपका कॉल हिस्ट्री देखने का परमिशन, आपका कैमरा यूज करने का परमिशन, माइक यूज करने का परमिशन, फाइल स्टोरेज यूज करने का परमिशन, बहुत सारे परमिशन मांगते हैं। ये सब परमिशन वगैरह कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट हमारे ऐप का पूरा कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करके रखता है कि क्या क्या चीज़ें हमारा एंड्रॉयड ऐप इस्तेमाल करने वाला है, क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने वाला है एंड्रॉयड के हार्डवेयर से या फिर एज ए यूजर परमिशन से। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, बट अभी आप मोटा मोटा समझिए कि इसका काम है हमारे ऐप को कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करना। देन जावा फोल्डर है। जावा फोल्डर के अंदर देखिए हमारा एक पैकेज का नाम दिखा रहा है com.coders_myapplication1। और इस फोल्डर के अंदर जैसे ही 3 फोल्डर और बने हुए हैं, 2 फोल्डर और बने हुए हैं, टोटल 3 फोल्डर हैं। एक के सामने लिखा हुआ एंड्रॉयड टेस्ट और एक के सामने लिखा हुआ नॉर्मल टेस्ट। आपको इन 2 फोल्डर से बिल्कुल भी अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको इन दोनों फोल्डर से एकदम भी लेने देना नहीं है अभी के लिए। अभी आप मान के चलिए जावा के अंदर सिर्फ एक फोल्डर है और इस फोल्डर का नाम है, जिसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जिसके आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल com.coders_myapplication1 है, जो यही हमारा मेन फोल्डर है। अब इस जावा फोल्डर के अंदर होगा क्या? जावा फोल्डर के अंदर सिंपल सी बात है, जावा की फाइल्स होंगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मेन एक्टिविटी नाम की फाइल है और यही है मेन एक्टिविटी की फाइल जिसमें जावा का हम कोड लिखेंगे। ठीक है ना, ये मेन एक्टिविटी फाइल है जिसमें हम जावा का कोड लिखेंगे। देन है इन फोल्डर को भी बिल्कुल टच नहीं करना है, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जरूरत पड़ेगी। इकट्ठे अगर हम सब कुछ समझा देंगे तो आप आज ही भाग जाएंगे, कहेंगे जब हम एंड्रॉयड नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप जरूरी चीज़ों को देखिए। एंड्रॉयड बिल्कुल भी टफ चीज़ नहीं है, बस अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो। अगर आप इसको उस तरीके से पढ़ेंगे कि नहीं हमको सब कुछ जानना है, अभी जानना है, तो आप 100% 2-3 दिन के बाद में एक्सप्लोर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा आप भर जाएंगे चीज़ों से कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ की और कहाँ यूज करनी। इसलिए आप क्या करें, आप धीरे धीरे पढ़ें, मेरे हिसाब से पढ़ें। अगर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एंड्रॉयड बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सब चीज़ जानना चाहेंगे कि नहीं मुझे अभी ये बता दीजिए कि ये क्यों है, अभी ये बता दें कि यहाँ पे ग्रेडर स्क्रिप्ट क्यों लिखा हुआ है, तो फिर मुश्किल है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, तो
तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, समय आते आते हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे इसके अंदर, जो भी चीज सामने दिख रही है आपके। हाँ, कोडर्स अड्डा को चेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जब हम लोग अपना ऐप क्रिएट कर रहे थे, जहाँ ऐप का नाम वगैरह दे रहे थे, वही तो मैंने ये चेंज किया था इसका नाम। तो आप भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जब आप अपना ऐप बनाएंगे तो आप भी चेंज कर सकते हैं। देन देखिए एक तीसरा फोल्डर है, इस फोल्डर को हम बंद करते हैं। तीसरा फोल्डर है RES नाम का। RES फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर्स हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ड्रॉवेबल फोल्डर है, ड्रॉवेबल फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हैं, इसके अंदर हम लोग वो एसेट्स रखते हैं, वो चीज़ें रखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इमेजेस वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भी हम लोग इमेजेस वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो इसके अंदर रख सकते हैं। बात ठीक है। देन है लेआउट फोल्डर, हम लोग अभी इन सबके यूज करेंगे ना आगे, ध्यान दीजिएगा। लेआउट फोल्डर के अंदर आप ध्यान से देखिए, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है जिसमें ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ अभी मैंने दिखाया था। तो ये फाइल कहाँ स्टोर होती है? लेआउट में। तो लेआउट का मतलब है जितने भी हम लोग स्क्रीन अपने ऐप में बनाएंगे या जितने भी चीजें दिखने के लिए बनाएंगे फ्रंट एंड के लिए, वो कहाँ होंगे? लेआउट में। ठीक है। मिप मैप करके एक फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल के मल्टीपल वर्जन स्टोर किए जाते हैं। मतलब कि जैसे अभी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पहले इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। पहले का मतलब पुराने वर्जन में। आजकल मिप मैप का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर अभी समझिए एक फाइल के मल्टीपल वर्जन स्टोर किए जाते थे। जैसे पहले क्या होता था, पहले एक अगर हमें एक मोबाइल में एक अपने ऐप में एक फोटो लगानी है, तो उस फोटो के 4 से 6 वर्जन हमें बनाने पड़ते थे। जैसे कि हर एक रेजोल्यूशन के अलग वर्जन, जैसे कि टैबलेट का अलग वर्जन, मोबाइल का अलग वर्जन, लैंडस्केप का अलग वर्जन, या फिर पोर्ट्रेट का अलग वर्जन, या फिर अलग अलग के सभी वर्जन बनाने पड़ते थे। तो अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं करना है। इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं कि एक फाइल है आईसी लॉन्चर, मतलब आइकॉन लॉन्चर, उसके 5 या 6 वर्जन स्टोर्ड है यहाँ पे। XDPI, MDPI, XHDPI। तो DPI मतलब डिस्प्ले पर इंच, ठीक है ना। तो ये बहुत चीजें होती, इनको भी इग्नोर करेंगे हम लोग ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसका थोड़ा सा ओल्ड वर्जन कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग इसको भी देखेंगे। देन है वैल्यूज फोल्डर। वैल्यूज के अंदर कलर्स डॉट एक्सएमएल है, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल है और स्टाइल डॉट एक्सएमएल है। इनको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। कलर्स डॉट एक्सएमएल को ओपन किया मैंने, तो यहाँ देखिए कई सारे कलर डिफाइन किए गए, इन्हें हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर कलर डिफाइन किए गए हैं। ये कलर का नेम है जिस नाम से आप इसको कॉल करोगे, और ये उसकी वैल्यू है। ये नेम है, ये वैल्यू है, ठीक है ना। ये कलर्स है, ये कलर्स हम लोग अपने डिफाइन करते हैं जो हम लोग अपने ऐप में इस्तेमाल करने होते हैं। फिर स्ट्रिंग्स है, जितने भी स्ट्रिंग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज के अंदर स्ट्रिंग रिसोर्स है, और स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर ऐप का नेम, ऐप नेम नाम का रिसोर्स है, और इसका नाम है माई एप्लीकेशन 1। यहाँ से ही वो ऐप का नेम उठाता है, ठीक है। यहीं से वो क्या करता है, ऐप का नेम उठाता है। यहाँ पे हम अपने और बना सकते हैं रिसोर्सेज, वो हम लोग आगे यूज करेंगे, देखेंगे। स्टाइल डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर हमारे ऐप की स्टाइल सेट की गई है, जैसे कि उसमें कौन सा कलर कहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा थीम रहेगा, ऐप का जो थीम होता है ना हमारे ऐप का, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो ये भी हम लोग आगे यूज करेंगे। तो अभी मैंने आपको एंड्रॉयड के फोल्डर की स्ट्रक्चर बताई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को एक बार में समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस पे काम करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आती जाएगी। लेकिन थोड़े से अपने कम कंफ्यूजन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से एंड्रॉयड चूज करके रखिएगा। अगर आप प्रोजेक्ट चूज करके रखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, और आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। इस तरह से जब दिखेगा तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। देखिए इतना ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए आप यहाँ से एंड्रॉयड पे क्लिक करके रखिए, सबसे इजी तरीका है, ठीक है। तो ये तो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, और हमारे पास 2 फाइल बाय डिफॉल्ट बन गई हैं।
ये हम लोग धीरे धीरे आप सब लोग अपने आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, अपने आप आपको चीजें याद आती जाएंगी कि हम लोग कौन सी चीज कहाँ से और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज है, हम लोग अपने ऐप के ऊपर आते हैं। तो अब ये हमारा ऐप है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऐप बनाएंगे हम कहाँ पे, डिजाइनिंग ऐप की हम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। ऐप की डिजाइनिंग हम लोग करेंगे यहीं पे, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, छोटा सा ये अंदर वाला जो मोबाइल फोन की स्क्रीन के साइज का स्क्रीन है, ठीक है ना, ये वाला स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे मेरा, ये वाले एरिया में हम लोग अपने ऐप की डिजाइनिंग करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ध्यान दीजिए कहाँ पे, यहाँ पे एरो मेरा देखिए किधर को बनाया मैंने, एरो पे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बटन है, 1 2 3। एक पे लिखा हो, एक पे माउस लेके जाऊंगा मैं, देखिए क्या लिख के आ रहा है, अभी लिख करके नहीं आ रहा है, मैं फिर से माउस लेके जाता हूँ, इसका टाइटल लिख करके नहीं आ रहा है, अभी कुछ इश्यू है उसमें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं डिजाइन व्यू, इसको कहते हैं स्प्लिट व्यू, और इसको कहते हैं कोड व्यू, ठीक है ना। ये लिखे के अभी आया था, लिख करके गड़बड़ था कुछ पहले, अभी सही हो गया है, तो अभी भी कुछ गड़बड़ी है, ज्यादा होल्ड करने में शायद आ रहा है। हाँ, ये स्प्लिट व्यू है, ये डिजाइन व्यू है, और ये कोड व्यू है। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये हमारा डिजाइन व्यू है, मतलब कि ऐसा हमारा ऐप दिखेगा, ये डिजाइन व्यू हो गया, ये स्प्लिट व्यू हो गया, और ये कोड व्यू हो गया। कोड व्यू का मतलब ये कोड लिखा गया है, तब ये हमारा इतना डिजाइन तैयार हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा कोड लिखा गया है, तब जाकर के इतना तैयार हुआ है। आप कोड लिख करके भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोडिंग करके भी हम लोग डिजाइन तैयार कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ डिजाइन बना करके भी ये कोड तैयार कर सकते हैं, हम लोग दोनों कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी देखिए, ये हम यहाँ कोडिंग लिख करके भी इधर डिजाइनिंग बना सकते हैं, या इधर डिजाइन बना करके भी इधर कोड बना सकते हैं। अगर हम इधर डिजाइन में चेंजेस करेंगे तो इधर कोड अपने आप लिख जाएगा। जैसे देखिए, मैं अगर इस टेक्स्ट की हाइट और विड्थ को ऐसे खींच के बड़ा करता हूँ, तो यहाँ देखिए कोड अपने आप चेंज हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ कोड चेंज हुआ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं जैसा था, ये देखिए, लेकिन हम यहाँ कोडिंग करके भी यहाँ की डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिजाइनिंग करके यहाँ की कोडिंग अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो अभी हम लोग कोडिंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कुछ टाइम के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, फिर हम लोग कोडिंग पे भी काम करना सीखेंगे। अभी हम लोग डिजाइन व्यू पे रहेंगे। और अभी मैं ऐप में एक भी चीज नहीं बना रहा हूँ, जो भी ऐप में हमको बना बनाया मिला है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हमें अपने आप बना हुआ मिला हुआ है, इसमें हमने भी कुछ नहीं बनाया हुआ है। आज मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये अगर सीख गए तो जो भी हम लोग ऐप बनाएंगे उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कोड क्या है, ये कोड है उसी डिजाइन का एक्सएमएल कोड, और ये डिजाइन क्या है, ये उसी एक्सएमएल का डिजाइन आउटपुट है, ठीक है ना। और ये है बैकएंड, ये है फ्रंट एंड, मतलब ये फ्रंट एंड है एक्सएमएल एक्टिविटी, और ये क्या है मेन एक्टिविटी, ये बैकएंड है, ठीक है। ये शरीर है, ये बॉडी है, ये आपका शरीर है, और ये आपका एक तरीके से ऐप का आत्मा है, ऐप का सोल है, जो उसको दिमाग दे रहा है, जो उसको उसका एक तरीके से मन है, उसका ब्रेन है। तो ब्रेन क्या है, जावा, और बॉडी क्या है, एक्सएमएल। यहाँ पे ये दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब चाहते हैं अभी कुछ ना बनाएं, अभी जो भी बाय डिफॉल्ट हमारा ऐप बना हुआ है हम चाहते हैं वही रन हो जाए, और हम चेक करके देख पाए कि हमारे इसमें क्या चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बस चेक करके चाहते हैं कि हम देखते हैं, रन करा के देखना चाहते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है, जो बना बनाया मिला था वही है बस। अब रन कैसे कराएंगे, रन कराने के देखिए दो तरीके हैं। पहला तो हम लोग यहाँ पे अपने लैपटॉप में वर्चुअल डिवाइस बनाएं, मतलब कि वर्चुअल मोबाइल फोन बनाएं, उसमें रन कराएं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम अपने रियल मोबाइल को, जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उस मोबाइल को यूएसबी केबल से यहाँ पे हम अटैच करें। अब ध्यान दीजिएगा, हम दोनों ही कर सकते हैं, मेरे में दोनों ही चलेंगे, अभी मैं चला के दिखाऊंगा अभी दोनों। लेकिन अगर आप अपना वर्चुअल मोबाइल यूज करेंगे, मतलब इसका एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्चुअल डिवाइस यूज करेंगे, तो हो सकता है आपका लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चले, हैंग कर जाए, या हो सकता है क्रैश भी कर जाए, पॉसिबल है।
देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता उस केस में, वो डिपेंड करता है आपके लैपटॉप की कैपेसिटी पे। अगर वो कैपेसिटी है उसकी झेल पाने की तो ही चल पाएगा, क्योंकि कम से कम एंड्रॉयड का कहना है, एंड्रॉयड स्टूडियो जिन्होंने बनाया, गूगल का कहना है कि कम से कम आपके लैपटॉप में 8 GB रैम होनी चाहिए, तब ठीक ठाक चलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका लैपटॉप में एंड्रॉयड स्टूडियो जो है हैंग करे या स्लो चले। ठीक है, ऑप्शन क्लियर दिखेंगे बेटा, अभी परेशान ना होइए। अभी हम जब भी जो चीज को पॉइंट करते हैं उसको जूम कर देते हैं, इसीलिए ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की, जो मैंने समझाई कि यहाँ पे होता है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर जहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है। देन यहाँ पे जो फाइल आप ओपन करते हैं वो फाइल होती है। यहाँ पे आप जो डिजाइनिंग फाइल होती है उसका यहाँ से आप कोड व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आप उसका डिजाइन व्यू देख सकते हैं। ये सब चीजें हैं। अब हम लोग इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आप वर्चुअल डिवाइस बनाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, वर्चुअल डिवाइस के लिए आपको टूल्स में जाना है और एवीडी मैनेजर पे जाना है। टूल्स में कहाँ जाएंगे? एवीडी मैनेजर। एवीडी मतलब एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, मतलब एवीडी, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। इस पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने एक डिवाइस बना रखी है जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप कोई नई डिवाइस बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का। आप अपनी नई डिवाइस बना सकते हैं। अगर ये आपने एक भी डिवाइस नहीं बना रखी होगी तो यहाँ पे बीच में ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू डिवाइस। बीच में ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू डिवाइस। अभी ये डिवाइस मेरे लैपटॉप में इतना डिस्क स्पेस लेके बैठी हुई है, आप देख सकते हैं 8.6 GB डिस्क स्पेस लेकर के ये डिवाइस हमारे मोबाइल में सॉरी लैपटॉप में है। अभी मैं इस डिवाइस को एक काम करूंगा, आगे मैं अभी आपको इस डिवाइस को एक बार मैं रन करा के दिखाता हूं आपको ऐप को, फिर मैं इस डिवाइस को भी डिलीट कर दूंगा और नए सिरे से डिवाइस बनाना भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी रन कराने के लिए कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। यहाँ पे आपका दिखाएगा डिवाइस। यहाँ पे मेरा रियलमी फोन भी दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने फोन को अभी करंटली अपने लैपटॉप से जोड़ के रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखिएगा थोड़ी ही देर में रिफ्रेश हो जाएगा ये, और ये देखिए यहाँ से मेरा रियलमी फोन गायब हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रियलमी फोन गायब हो गया। मैंने यूएसबी केबल फिर से लगाया तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि यहाँ पे रियलमी फोन फिर से आ जाएगा। आप देखिएगा अभी यहाँ पे, ये देखिए फिर से आ गया Realme RMX 931 आ गया। ठीक है ना, अपने आप ही आ जाता है। ये कैसे आता है वो हम आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी हम Realme मतलब अपने फोन पे रन नहीं कराएंगे। अभी हम Pixel 3 वाले पे रन कराएंगे जो कि मेरी वर्चुअल डिवाइस है जिसको मैंने बनाया है। इसका नाम मुझे याद है, कैसे याद है देख लो। टूल्स में जाना है, एवीडी में जाना है, आप देख सकते हैं इसका नेम क्या है, Pixel 3a API 28, मतलब इसमें चल रहा है API 9, मतलब कि पाई वर्जन चल रहा है, पाई या ओरियो चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। मैंने अभी अपने ऐप में कुछ भी नहीं बनाया है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले डिवाइस चूज करूंगा कि कहाँ रन कराना है, और बगल में देखिए रन बटन आ रहा है। ये क्या है? रन बटन। इस पर क्लिक किया मैंने। अब आप देखिए थोड़ी देर नीचे देखिए, सबसे नीचे स्टेटस बार में मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो का ये स्टेटस बार होता है, यहाँ दिखा रहा है 2 प्रोसेस रनिंग, ग्रेडल बिल्ड रनिंग। तो ये ग्रेडल बिल्ड रन कर रहा है। फिर वही आप ध्यान दीजिएगा नीचे ही अभी दिखाएगा कि इंस्टॉल कर रहा है ये मेरे ऐप को। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वर्चुअल डिवाइस को ओपन करेगा। जो मेरा वर्चुअल डिवाइस है वो अभी देखिए, मैं अपना फोन डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। मेरा फोन अब मेरे लैपटॉप में कनेक्टेड नहीं है। मैं अपना फोन बिल्कुल भी हटा चुका हूँ। ये मेरे फोन में रन नहीं होगा, ये मेरे लैपटॉप में वर्चुअल डिवाइस में रन होने वाला है। और ये वर्चुअल डिवाइस अभी अपने आप ओपन होगी। मैंने रन पे क्लिक कर दिया है, अब सब कुछ अपने आप होगा। ये देखिए वर्चुअल डिवाइस खुल चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ पुराना ओपन है, ये मेरा वर्चुअल फोन है, ये एंड्रॉइड फोन नहीं है, हमारा वर्चुअल है। और ये मेरा फोन आप देख सकते हैं खुल चुका है। ये नीचे आप स्टेटस बार में देखेंगे, कहाँ पे देखना है आपको? आपको देखना है यहाँ पे जहाँ पे एरो बनाया हुआ है। अभी एरो आपको दिखा होगा, ये एरो यहाँ पे देखिएगा आप, तो वहां पे आप देखेंगे कि अभी ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है।
अभी इंस्टॉल होगा ये हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली। ग्रेडल बिल्ड रन हो चुका है विदाउट एनी एरर, बता रहा है ऐसा, मुझे मैसेज आया जस्ट, आपने देखा होगा। ग्रेडल बिल्ड रन हो चुका है। अब देखिए मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है, हल्का सा स्लो हो गया मेरा लैपटॉप। क्यों स्लो हो गया है? क्योंकि ऑलरेडी एंड्रॉइड चल रहा था, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्पेस लेता है। उसके बाद में क्रोम भी चल रहा है, उसके बाद में बहुत चीज़ें और चल रही हैं, ये हमारा ये वर्चुअल फ़ोन भी चल रहा है, तो ये सब रिकॉर्डर भी चल रहा है। ये सब बोल करके क्या है कि मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, हल्का सा लैपटॉप। अब यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन मेरा रन हो गया है। आप इस एप्लीकेशन का आउटपुट देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रन हो चुका है। अब मैं बस छोटा सा काम करने जा रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसको मैं बड़ा करूँगा। अभी मैं बड़ा कर रहा हूँ, आपको भी बताऊँगा कैसे आप बड़ा कर सकते हैं। अभी तो मैं बस बड़ा किए दे रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। मैंने बड़ा किया, मैंने इसको फिर से रन कराया। आप देखेंगे फिर से नीचे देखिए ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है मेरा, और अभी ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरे मोबाइल में फिर से बड़ा दिखने लग जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको बस समझाने के लिए इस मोबाइल में रन करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मोबाइल में मैं रन नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। अगर मैं इसमें रन कराऊंगा तो मेरा जो लैपटॉप बहुत हैंग करेगा और प्रॉपरली नहीं चलेगा। 8 GB पे भी हैंग कर रहा है। आप हैंग का मतलब समझिए स्लो चल रहा है। तो अगर 8 GB भी स्लो चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत तो है। तो अभी इसलिए भी स्लो चल रहा है क्योंकि मेरे और भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्रोम चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है क्रोम आपका। क्रोम जो है हमारा लैपटॉप में बहुत मेमोरी लेता है। देखिए दोबारा से मेरा ऐप रन हो गया है, और इस ऐप में आप ध्यान से देखिए तो मेरा ये हेलो वर्ल्ड बड़ा हो गया है, ठीक है ना। ये मेरा ऐप, पहला ऐप, बेसिक ऐप जो कि मैंने जिसमें कुछ नहीं किया है, पूरा बना बनाया मिला है, वो बनकर के तैयार है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कॉन्सेप्ट। अभी मैंने कोई भी कोडिंग नहीं की, एक भी लाइन की, इतना ऐप बन के तैयार है। ये है मेरा ये मेरा एंड्रॉइड का मोबाइल है जो कि वर्चुअल मोबाइल है। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा स्लो चल रहा है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी देखने में, थोड़ा टाइम लगेगा स्क्रीन को देखने में। ये मेरा वर्चुअल डिवाइस है जिसमें मेरा ऐप ये चल रहा है, ठीक है ना। ये वाला ऐप जो मैंने अभी जस्ट बनाया है, यहाँ पे देखिए आइकॉन भी उसका आ गया है, और ये ऐप देखिए मेरा प्रॉपरली चल रहा है। ये देखिए ये तो दूसरा ऐप है, बटन मैंने बनाया था, पुराना ऐप है ये। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसके चक्कर में मेरा पूरा एंड्रॉइड जाम सा हो गया है, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ चलेगा नहीं। इसलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं मोबाइल कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ यही चीज़। लेकिन अब बात आती है, ये मैंने देखिए इसको पावर ऑफ किया, यहाँ से पावर ऑफ किया पहले मैंने, तो ये पावर ऑफ हो गया मेरा फ़ोन। एंड देन मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये पहले इसके करंट स्टेट को सेव करेगा, देन इसको ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अभी थोड़ी शायद मेरी लैपटॉप की मेमोरी फ्री हो जाए, शायद थोड़ा सा अच्छा चले मेरा लैपटॉप अभी, ठीक है। अब मैं मोबाइल में अगर इसको रन कराऊंगा, देखिए मैंने यूएसबी केबल लगाया, और यूएसबी केबल लगाते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा मोबाइल शो होने लग जाएगा। अभी जस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम नहीं, मैक्सिमम 8-10 सेकंड का टाइम लेता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा Realme RMX 1931 नाम का मोबाइल शो होने लग गया है। अब मैं अगर रन कराऊंगा तो ये सीधा जाकर के मेरे मोबाइल फोन में रन हो जाएगा। अगर मैं अब रन कराऊंगा, हाँ कौन सी सेटिंग खोलनी पड़ेगी सर मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए? हाँ मैं अभी सब कुछ समझाता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए, एकदम मैं एक एक चीज समझाऊंगा, परेशान ना होना एकदम। देखना आप ध्यान से मेरी चीजों को। मैंने मोबाइल कनेक्ट तो करा दिया, लेकिन हो सकता है आप यूएसबी केबल लगाएं तो आपके में कनेक्ट ना होइए। इस केस में क्या करना पड़ता है, इस केस में आपको डेवलपर ऑप्शन में जाकर के यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ता है। ये कैसे ऑन होगा मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग क्योंकि मुझसे आप गूगल मीट के थ्रू जुड़े हुए हैं सभी लोग, तो आपको पता है अच्छे से कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन तो आपको शेयर हो रही है, लेकिन मैं अपने मोबाइल में क्या हो रहा है ये तो मैं अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरा मोबाइल भी इसी लैपटॉप पे डिस्प्ले हो, लेकिन वो मोबाइल जो अभी डिस्प्ले हो रहा था वो अलग था, लेकिन जो अभी डिस्प्ले होगा ये मेरा ओरिजिनल मोबाइल होगा, ठीक है ना। वो कैसा डिस्प्ले होगा, इसके लिए मैंने इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ए पावर सॉफ्ट।
ये आपको डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने डाउनलोड किया है क्योंकि मुझे अपना मोबाइल स्क्रीन पे दिखाना था ताकि आप लोगों को आसानी से चीज दिखा सकूं मैं। तो यहाँ से पहले तो आपको डाउनलोड करना होता है ये सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर चुका हूँ और इसको मैं जा रहा हूँ ओपन करने। जो मैंने सॉफ्टवेयर डाला है इसका मेन काम क्या है? मेन काम है मेरे एंड्रॉयड की स्क्रीन को लैपटॉप पर डिस्प्ले करना। तो मैंने ए पावर सॉफ्ट मिरर नाम का ऐप है, ए पावर मिरर नाम का ऐप है, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे एक मोबाइल स्क्रीन जैसा ही, एक मोबाइल जैसा ही सॉफ्टवेयर एक और ओपन हो जाएगा। बट ये वाला मोबाइल वो मोबाइल नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। वो मोबाइल एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस थी और ये मोबाइल सिर्फ और सिर्फ यूएसबी केबल के माध्यम से मेरे ओरिजिनल मोबाइल, जो मेरा ओरिजिनल मोबाइल है, फिजिकल जो मेरा मोबाइल है, उस मोबाइल को कनेक्ट करके उसकी स्क्रीन यहाँ दिखा देगा। ये सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल है, लेकिन फ्री में सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, कुछ ही चीजें अवेलेबल है। उसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। मैंने एक जुगाड़ से कर लिया है परचेस, ठीक है। यहाँ पे मेरा देखिए फोन दिखा रहा है Realme X2 Pro, ठीक है ना। ये मेरा फोन दिखा रहा है Realme X2 Pro। इस पे क्लिक किया तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन को, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप से जोड़ देगा। ये देखिए अभी जो आप ये देख रहे हैं ना, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये चीज, जो अभी आप मोबाइल देख रहे होंगे, ये मोबाइल रियल मेरा मोबाइल है, जिसमें देखिए मैंने गूगल मीट को ओपन किया हुआ है। ये मेरा रियल मोबाइल है, ये देखिए ये मेरा रियल मोबाइल फोन है, जिसमें आप देख सकते हैं वो सारे मेरे कॉल डिटेल वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। ये मेरा रियल मोबाइल है। अब मैं इस मोबाइल में आपको दिखाता हूँ इस मोबाइल को अपने एंड्रॉयड से कैसे कनेक्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस मोबाइल को अपने एंड्रॉयड से कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है अपने 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 मोबाइल की, सभी मोबाइल में यही होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन पे जाना है। मैं अपने मोबाइल को चला रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अबाउट फोन में एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए अबाउट फोन में गया मैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक थीम डाल रखी है इसलिए क्लियरली दिख नहीं रहा है, मैं डार्क थीम हटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और विजिबल हो अच्छे से। ये देखिए मैं अपने मोबाइल में गया, मोबाइल में अबाउट फोन में गया। अबाउट फोन में आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे आ रहा है Realme UI वर्जन, एक आ रहा है वर्जन नॉर्मल वर्जन, इसमें लिखा हुआ है बेस बैंड या कर्नल। तो इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए बिल्ड नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए आप मेरे मोबाइल का बिल्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, समथिंग जो भी लिखा है उसको आपको ध्यान नहीं देना ज्यादा, लेकिन सबके मोबाइल में ये बिल्ड वर्जन मिलेगा। बिल्ड वर्जन पे आप जब डबल क्लिक करेंगे और ऐसे क्लिक करते रहेंगे, देखिए नीचे एक मैसेज आया, दिस ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एज यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड। लेकिन जब आप पहली बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं 5 से 7 बार क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे टैप 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 करना पड़ेगा। और 5 से 7 बार जब टैप 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 करेंगे तो नीचे लिख कर क्या आ जाएगा, यू आर डेवलपर नाउ, मतलब कि अब आप डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। अब ये डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया तो मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा थोड़ा सा ऊपर एडिशनल सेटिंग आपको दिख रहा होगा। एडिशनल सेटिंग में थोड़ा सा नीचे ये देखिए डेवलपर ऑप्शन, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप, हाईलाइट हो रहा है डेवलपर ऑप्शन। तो ये डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे एक मिलेगा ऑप्शन यूएसबी डिबगिंग, ये ऑफ कर देंगे तो देखिए मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने गलती से नहीं बताने के लिए मैंने ऑफ किया तो मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसलिए आप लोग उसको ऑन करेंगे, मैंने तो ऑफ किया है समझाने के लिए, लेकिन आप उसको ऑन करेंगे। कहां जाकर के, इसमें जाएंगे आप, देन डेवलपर ऑप्शन, देन यूएसबी डिबगिंग आपके में ऑफ होगा, ये ऑप्शन इसको आपको ऑन करना है। जैसे ही ऑन कर देंगे देन आप डेटा केबल दोबारा कनेक्ट करिएगा। जब आप डेटा केबल दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो, मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ वरना नोटिफिकेशन बहुत परेशान करने वाले हैं। हाँ, तो जैसे ही आप डेटा केबल कनेक्ट करेंगे यूएसबी डिबगिंग ऑन करके तुरंत आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी
चिंता की बात नहीं रहेगी उसमें, अपने आप ये आपके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं रियल मोबाइल में इस ऐप को कैसे रन कराऊंगा। तो इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ अपना मोबाइल चूज किया यहाँ से और इस पे रन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए मैं अपने मोबाइल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब आपको मेरा मोबाइल सामने यहाँ दिख रहा होगा और ये मेरा मोबाइल अपने आप देखिए किस तरह से चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने रन कराया है, ऐप रन हो रहा है। यहाँ मोबाइल में रन कराना थोड़ा आसान है और फास्ट रन होगा। ये देखिए ऐप चल गया मेरे मोबाइल में, इंस्टॉल हो गया और ये आप देख सकते हैं ये ऐप इस टाइम पे मेरे रियल मोबाइल में चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं, मैं आपको रिवाइज करता हूं, अभी और आगे मैं सिखाता हूं। इसमें हम लोगों ने आज बेसिक एंड्रॉयड को मैंने बताया इंस्टॉल वगैरह तो कर लीजिएगा आप, अगर उसमें दिक्कत आए तो वो अलग की बात है, मैं देख लूंगा। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद में आप पहले ऐप, मैंने बताया आपको कैसे क्रिएट करते हैं। आप एक ऐप क्रिएट करने के बाद में आप इसमें, मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दिया आपको है, 2 फाइल बनी वो मैंने समझा दी है, रन कहाँ और कैसे कराना ये समझा दिया है। वर्चुअल डिवाइस पे रन मत कराइएगा वरना बहुत हैंग करेगा, बहुत स्लो चलेगा। आप एक रियल डिवाइस पे रन कराइएगा। रियल डिवाइस का मतलब है कि मेरा मोबाइल फोन, मैंने अपने मोबाइल फोन को लैपटॉप से बस इसलिए कनेक्ट किया था कि आपको मेरा मोबाइल दिख सके, अदरवाइज मेरा मोबाइल तो आपको दिखेगा नहीं ये, इसलिए मैंने इसको अपने मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है ताकि आप यहाँ पे इसको देख सकें। ये आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल पे जो ऐप है वो प्रॉपरली चल रहा है। अब मैं अपने इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, मैं अपने ऐप में अब कुछ एडिटिंग करने जा रहा हूँ। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और स्क्रीन नहीं दिख रही थी अगर आपको तो आप ध्यान दीजिए, तो क्लिक कर दीजिए फोल्डर थड्डा पे, स्क्रीन दिखने लग जाएगी आपको। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड्रॉयड में कुछ चीज़ें डिज़ाइन कैसे करते हैं या बनाते कैसे हैं। देखिए कैसे बनाएंगे कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं चाहता हूँ ये हेलो वर्ल्ड मेरा जो है वो जो है बीच में है, अभी मैं चाहता हूँ ऊपर रहे, टॉप पे रहे। टॉप पे कैसे आएगा ये? टॉप पे ऐसे आएगा ये कि इस हेलो वर्ल्ड पे मैंने जब क्लिक किया तो आप ध्यान से देखिए चारों तरफ से कुछ स्प्रिंग जैसे आर्किटेक्चर से बंधा हुआ है। आप देखिए इससे बंधा हुआ है, यहाँ ये इधर बंधा हुआ है, यहाँ ये इधर बंधा हुआ है, ये इधर बंधा हुआ है, ये इधर बंधा हुआ है। तो इसे हम लोग कहते हैं जनरली लेआउट। ये जो करंट लेआउट है हमारा, ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू नाम का मेरा एक टूल है जिसमें मैंने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये ऊपर की ओर जाए, नीचे वाला अगर मैं इसको, अगर आप थोड़ी देर के लिए रस्सी या स्प्रिंग मान लें, तो अगर मैं नीचे वाला स्प्रिंग डिलीट कर दूंगा तो ऊपर वाला स्प्रिंग उसको ऊपर की ओर खींच लेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही नीचे वाला स्प्रिंग डिलीट किया है, ऊपर वाले स्प्रिंग ने उसको ऊपर की ओर खींच लिया है। अब मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें और बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ बटन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ टूल सारे होते हैं, ये टूल सारे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आगे हम लोग कोड करके भी बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो यहाँ से मैंने बटन उठाई और बटन को उठा करके यहाँ पे रखा, तो बटन देखिए सिंपली यहाँ पे आ गई। लेकिन इस बटन को कुछ चीज़ों से बांध देते हैं, अदरवाइज वो बटन जो है ना, हो सकता है आपके मोबाइल में इधर उधर भाग जाए। तो मैंने क्या किया, इसका ये वाला पकड़ के पॉइंट इधर को बांध दिया, तो देखिए उधर को चली गई वो। लेकिन अगर मैं इधर का ये वाला पॉइंट पकड़ के इसको इधर बांध दूंगा तो ये बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से अब मैंने इसको इस वाले से बांध दिया हेलो वर्ल्ड के साथ में, तो हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे आ गई बटन। अब मैं चाहता हूँ यहाँ इमेज आ जाए, तो यहाँ पे देखिए इमेज व्यू को उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। इमेज व्यू जैसे ही मैंने उठा करके रखा है तो ये पूछ रहा है कि इमेज चूज करो, तो मैं यहाँ से अभी कोई भी इमेज चूज कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये इमेज चूज कर ली, अभी कोई इमेज है नहीं मेरे पास ढंग की, तो मैं ये इमेज चूज किए ले रहा हूँ। ये इमेज मैंने चूज की जो बाय डिफॉल्ट हमारे इसमें मिलती है। तो ये देखिए इमेज आ गई। इमेज यहाँ अपनी भी हम लगा सकते हैं, वो भी हम लगाना बताते हैं अभी आपको। तो ये इमेज मैंने देखिए इधर से इधर को बांध दिया, इसको इधर से इधर को बांध दिया, और इसको जो है मैंने सब
बटन में नहीं, सबसे ऊपर बांधने जा रहा हूं मैं, सबसे ऊपर। और फिर उस इमेज को मैंने सबसे नीचे बांध दिया। तो देखिए हमारी इमेज एकदम सेंटर में आ गई। मतलब जिन चीजों से आप इस इमेज को बांधेंगे उसके अकॉर्डिंग ये इमेज सेंटर में आ जाएगी। ये हम इमेज को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैंने यहाँ पे एक और इमेज मान लो मुझे लगानी है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज पहले ला करके अपने लैपटॉप से रख ली। तो मैं कोडर्स अड्डा का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप में गया, अपने सी ड्राइव में, डी ड्राइव में गया, अपने कोडर्स अड्डा का मैंने यहाँ पे लोगो जो है वो कॉपी किया यहाँ से। ये रहा कोडर्स अड्डा का लोगो, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी कर लिया मैंने वहाँ से। अब एंड्रॉयड में कैसे लाएंगे? एंड्रॉयड में लाने के लिए मैंने बताया था जो भी इमेज वगैरह आपको इस्तेमाल करनी है वो कहाँ रखनी है? ड्रॉवेबल में। ड्रॉवेबल पे राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन क्या आएगा? पेस्ट का। पेस्ट पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है किस फोल्डर में पेस्ट करनी है। मैंने कहा ड्रॉवेबल में पेस्ट करनी है। ड्रॉवेबल पे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। पूछ रहा है किस नाम से पेस्ट करना है, क्या नाम चेंज करके पेस्ट करना है या इसी नाम से पेस्ट करना है? तो मैंने कहा इसी नाम से पेस्ट कर देना, ओके कर दिया। तो वो देखिए इमेज मेरे उस ड्रॉवेबल में आ चुकी है। अब मैं वो इमेज चाहता हूँ इस इमेज के नीचे आ जाए, तो एक इमेज व्यू मैंने इधर से उठाया और सिंपली यहाँ ड्रॉप किया। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए हमको अपना इमेज सेलेक्ट करना है, लेकिन मेरा इमेज यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरा इमेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या दिक्कत है उसको? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक बार फिर से मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने जब पेस्ट किया था तो ड्रॉवेबल में पेस्ट हुआ था, एक बार मैं और पेस्ट कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने इसमें पेस्ट किया था, इस बार मैं इसमें पेस्ट करने जा रहा हूँ, दूसरे वाले ड्रॉवेबल में। तो यहाँ पे एक्चुअली दो ड्रॉवेबल फोल्डर होते हैं, दोनों में आपको पेस्ट करना होता है, तभी वो इमेज को आप यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे वर्जन का इशू होता है कि दोनों वर्जन में वो इमेज आए, तो अभी इसमें ये इमेज आनी चाहिए थी। अच्छा, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। लोगो कोडर्स अड्डा 1। एक काम करता हूँ, इसको रीनेम करके दोबारा पेस्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो है एक इशू है इसमें, क्योंकि एंड्रॉयड में क्या होता है, हर एक चीज को वो एक प्रॉपर्टी मानता है क्लास की, और इस केस में हमें उसका नाम जो है प्रॉपर रखना पड़ेगा। मैं कभी छोटा सा उसका नाम रख करके दोबारा से पेस्ट करने जा रहा हूँ ताकि मैं उसको लगा पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने इसको पहले डेस्कटॉप पे रख के इसको मैंने नाम चेंज किया। नाम इसका बस रख दिया मैंने लोगो। मैंने इसका नाम रख दिया लोगो। लोगो को मैंने कॉपी किया एंड नाउ वापस एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं आया और यहाँ पे मैंने ड्रॉवेबल पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया। पहले ड्रॉवेबल में पेस्ट करेंगे, नाम इसका लोगो ही रहने देंगे। देन हम इसको फिर से एक बार पेस्ट करेंगे दूसरे वाले फोल्डर में। ये देखिए इसका नाम वही रखेंगे। पेस्ट हो चुका है ये भी। अब ट्राई करते हैं ये आता है या नहीं आता है। तो अब मैंने एक इमेज व्यू उठाया, यहाँ रखा, और अभी आप देख सकते हैं कि वो आ चुका है। वो पिछली बार इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि नेम का इशू था। नेम का इशू मैं समझा दूंगा आगे। इसके नेम कन्वीनियंस होते हैं कुछ, उन्हीं नेम के अकॉर्डिंग आपको नेम रखना होता है। तो ये देखिए लोगो आ चुका है। मैंने लोगो को क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे लोगो बन चुका है। लेकिन लोगो थोड़ा सा बड़ा बन गया है। लोगो थोड़ा सा बड़ा बन गया है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी पुराना वाला मैं इमेज डिलीट कर रहा हूँ, इसी को रखता हूँ मैं बीच में। इसको मैंने यहाँ पे उठा के रखा, लेकिन अब मैं इसको ऊपर बांधूंगा, सबसे ऊपर, या बटन में बांधूंगा। तो मैंने बटन में बांधा। अभी भी देखिए ये इसका जो पेरेंट है, जो कि बॉर्डर्स हैं बहुत दूर दूर आ रहे हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका यहाँ पे आता साइड में एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे देखिए जब आप किसी एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो इधर उसके प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे। इन प्रॉपर्टीज में मैंने ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। मैंने लेआउट विड्थ की रैप कंटेंट
और लेआउट हाइट भी मैंने कर दी रैप कंटेंट। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये मेरा स्क्रीन में लगभग फिट हो चुका है। और ये जो है मैं अभी थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, पहले छोटा करके पहले मैं इसके स्प्रिंग्स जो है चारों तरफ से बांध लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया, इसको मैंने यहाँ पे बांध दिया, और इसको मैंने यहाँ पे बांध दिया। बहुत आसान है, छोटा किया मैंने था, अभी वापस से बड़ा कर देता हूँ। तो लेआउट विड्थ का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये रैप कंटेंट या मैच कंस्ट्रेंट दो ऑप्शन आ रहे हैं। आगे इनको हम लोग सीखेंगे कि रैप कंटेंट क्या होता है और मैच पेरेंट क्या होता है। तो अभी देखिए मेरी इमेज इसमें बन चुकी है, और यहाँ पे इमेज में एक एक वार्निंग दिखा रहा है। बटन में एक वार्निंग दिखा रहा है और एक इमेज में वार्निंग दिखा रहा है। इन वार्निंग को हम लोग बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वार्निंग्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। और ये मैं ऐप को रन कराने जा रहा हूँ। अभी मैं इस ऐप को रन करवाने जा रहा हूँ। अभी हम वार्निंग्स को थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहे हैं। मोबाइल में अपना कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है इसमें। अब मैं इस मोबाइल में रन कराऊंगा। एंड्रॉयड पे गया मैं, यहाँ से मैंने मोबाइल को पे इसको रन कराया, और आप देखिए अब जब रन होगा ये, तो इसमें हेलो वर्ल्ड भी आएगा, टेक्स्ट बटन भी आएगी एक, और एक इमेज भी आएगी। अभी हम लोग बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आपको हम बस बहुत शुरुआती चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे कोई बटन बनाते हैं, और कैसे कोई हम लोग इमेज बनाते हैं। अभी देखिए ऑटोमेटिक रन कर जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए रन हो गया, इमेज भी आ गई, हमारे ऐप में है। ये मेरे मोबाइल में रन हो रहा है इस टाइम पे, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे मोबाइल में रन हो रहा है इस टाइम पे। तो बटन पे देखिए मैं क्लिक कर सकता हूँ, आपको इफेक्ट दिख रहा होगा हल्का फुल्का। मैं जब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, इसे मटेरियल डिजाइन कहते हैं। तो ये टेक्स्ट हो गया हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे बटन हो गया, उसके नीचे यहाँ पे फोटो की फोटो हो गई। ऊपर क्या लिख करके आ रहा है, माई एप्लीकेशन 1, इसे हम लोग कहते हैं टूल बार। ये भी हम लोग सीखेंगे आगे कि कैसे टूल बार में चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो है बेसिक चीज़ें, ज़्यादा अभी हम लोग डीप में नहीं गए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे वो पूछिए। आज की क्लास लगभग ओवर है, क्योंकि बहुत चीज़ें हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएंगी। अभी आपका कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछिए, और मैं आपका डाउट जो है सॉल्व करता हूँ। बताइए आपका अगर कोई डाउट है अभी तक का। अभी मैंने आपके चैट देखा नहीं था, चैट आपका देख लेता हूँ अगर आपका पुराना होता है तो। कुछ वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करते हैं? वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना कोई भी दिक्कत की बात नहीं, दिखा देता हूँ वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग। 4 GB रैम में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और चलेगा भी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो चले। मेरे पास भी कोई बहुत हाई फाई लैपटॉप नहीं है, बस ये है कि ठीक ठाक है तो चल जाता है। आपके में हो सकता है कि अगर 4 GB थोड़ा सा सोच लें। अभी ये एंड्रॉयड ऐप बनना शुरू हुआ, अभी बहुत कुछ बना सकते हैं, है ना, बहुत कुछ बना सकते हैं इसमें। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि आपने पूछा वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट व्यू का ऑप्शन नहीं मिल रहा, टेक्स्ट व्यू का ऑप्शन इधर मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉमन के अंदर टेक्स्ट व्यू ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्रिएट करने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो मैं कहाँ गया, फिर से मैं दिखा देता हूँ। टूल्स पे जाना है, एवीडी मैनेजर पे जाना है। एवीडी मैनेजर मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ओके, यहां जाकर के पहले मैं पुरानी डिवाइस अपनी डिलीट करने जा रहा हूं। मैं दिखाता हूं आपको मेरे सी ड्राइव में कितना स्पेस है। तो आप देख सकते हैं मेरे सी ड्राइव में लगभग 11 GB स्पेस बाकी है, और मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं। यहाँ से सिंपल डिलीट, डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो ये बहुत सिंपली डिलीट हो गया। अभी ये थोड़ी देर बाद देखिए आप ध्यान से 13 GB का स्पेस जो है और हो गया,
मतलब लगभग मेरे में 3 से 4 GB का स्पेस खाली हो गया ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को डिलीट करते ही। अभी आप लोग अपने क्वेश्चन मत पूछिए, जब मैं बोलूंगा तब अपने क्वेश्चन लिखिएगा। अभी आप देखिए एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इसी फीचर के बारे में बात कर रहा था कि वर्चुअल डिवाइस जो है ये तभी चलेगी आपकी जब आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल होगा। अगर वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड नहीं है तो वर्चुअल डिवाइस नहीं चलेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अब कि वर्चुअलाइजेशन किससे रिलेटेड है, वर्चुअल डिवाइस से। लेकिन जिन लोगों को वर्चुअल डिवाइस बनानी ही नहीं है, मतलब कि अपने मोबाइल को यूएसबी केबल से कनेक्ट करके काम अगर आप चला सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है उसमें स्पीड भी अच्छी आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक किया और बहुत ही आसान है यहाँ वर्चुअल डिवाइस बनाना। आपको सबसे पहले यहाँ से कोई भी एक फ़ोन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। कई सारे यहाँ पे फ़ोन के मॉडल आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया ये वाला पिक्सल 3a। आप पिक्सल 2 भी चूज़ कर सकते हैं, आप पिक्सल जो भी आपको चूज़ करना है, इट्स अप टू यू। बिल्कुल भी इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप यही वाला चूज़ करें, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मैंने पिक्सल 2 चूज़ कर लिया। पिक्सल 2 चूज़ करके मैंने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट किया। पिक्सल 2 चूज़ करके मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड का पाई वर्जन आप जानते हैं ना, 9 वर्जन, पाई वर्जन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा वर्जन इसमें बनाना है, मुझे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो बनेगी उसमें कोई दूसरा वर्जन बनाना है, तो वो वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे में ये डाउनलोडेड है। अगर आपके में यहाँ पे डाउनलोड बटन नहीं आ रही है, मतलब ये आपके में डाउनलोडेड है, और अगर बटन आ रही होगी तो पहले आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाई पे क्लिक किया, मेरे में वो डाउनलोडेड है। देखिए मैं क्यू पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट का बटन देखिए डिसेबल हो गया। मैंने क्यू पे क्लिक किया तो नेक्स्ट का बटन डिसेबल हो गया और यहाँ एक एरर आ रही है, अ सिस्टम इमेज मस्ट बी सेलेक्टेड टू कंटिन्यू। मतलब कि सिस्टम इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको कंटिन्यू करने के लिए, और सिस्टम इमेज कहाँ से आएगी, डाउनलोड करने से। लेकिन इसकी मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है और इसकी मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है, तो मैंने नेक्स्ट किया। देन यहाँ नाम वगैरह पूछ रहा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने बिना कुछ नाम दिए जैसा था वैसा ही छोड़ के फिनिश कर दिया। ये देखिए बन गया। कितने स्टेप थे, मात्र 3 स्टेप। फिर से मैं दिखाता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे कोई भी फ़ोन चूज किया, जैसे मैंने ये फ़ोन चूज किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने वर्जन चूज किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे नाम चूज किया, फिनिश कर दीजिए। आपकी वर्चुअल डिवाइस तुरंत देखिए दूसरी बन गई, एक और बन गई। तो मैं दूसरी वाली तो अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। पहली वाली हमारी डिवाइस को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले वाली डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए प्ले बटन बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिवाइस देखिए नीचे देखिए लिख के क्या आ रहा है, स्टार्टिंग एवीडी, मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को स्टार्ट किया जा रहा है। इसको क्लोज कर दिया, बन गया एवीडी। लेकिन एवीडी बनने के लिए वो डाउनलोड वाला जो बटन था वो ध्यान रखना, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये देखिए वर्चुअल फोन आ गया। ये वर्चुअल फोन है इस टाइम पे, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल फोन होता है नॉर्मली, जो भी काम आप उसमें कर सकते हैं वही काम आप इस वर्चुअल फोन में भी कर सकते हैं। हो सकता है ये वर्चुअल फोन थोड़ा थोड़ा हैंग करे या फिर थोड़ा स्लो चले, बट आपको उसको इग्नोर करते हुए चलना है और ये इसी तरह से चलाना है आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरा वर्चुअल फोन आपको दिख रहा होगा थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि काफ़ी मेमोरी लेता है। अगर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर और क्रोम ना चल रहा होता तो एक बहुत फास्ट चलता, लेकिन क्योंकि और भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आप लोग जब भी एंड्रॉयड ऐप पे काम करिएगा तो बाकी के सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब डिलीट कर दीजिएगा। सॉरी, डिलीट नहीं करिएगा, बंद करके रखिएगा, क्लोज करके रखिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कोई भी चीज जो है चला के रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा। ये मेरा वर्चुअल डिवाइस बन चुका है, चल रहा है। अभी मैं इसी वर्चुअल डिवाइस पे ये ऐप चला के भी दिखाऊंगा आपको। तब तक आप अपना, अब अगला क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जब तक ये चल रहा है। तो टेक्स्ट व्यू का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो मैंने बता दिया था, कॉमन में मिलेगा आपको। सर आज का वीडियो अपलोड कर देना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आज का वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। फ़ोन पे रन करने के लिए सेटिंग बता दीजिए फिर से।
बेटा फोन पे रन करने के लिए सेटिंग पे जाना है आपको, अपने मोबाइल की सेटिंग में अबाउट फोन में जाकर के अपने बिल्ड वर्जन पे 5 से 7 बार क्लिक करना है। उससे क्या होगा, उससे आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जब डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा देन आपको अपने मोबाइल में जाना है फिर से, और उसमें सेटिंग में एडिशनल सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आएगा डेवलपर ऑप्शन का। डेवलपर ऑप्शन में जाकर के यूएसबी डेबगिंग नाम के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, वो इनेबल कर देना है बस। दोनों डिवाइस बेटर क्या रन रहेगा, मोबाइल सबसे बेटर है बेटा, क्योंकि ये देखिए अभी तक नहीं ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है ये। तो ये इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इसमें काम करें, लेकिन मैं आपको मोबाइल सजेस्ट करूंगा। मोबाइल में आप रन कराइए, बहुत अच्छा रन करेगा, बहुत फास्ट रन करेगा। अभी देखिए कितनी देर पहले, करीब 5-10 मिनट हो चुका है इसको बनाए हुए, और ये अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है। अब ओपन होगा देन मैं इसका ऐप रन कराऊंगा, और ये हर बार इतना ही टाइम लेगा। मतलब जहां आप बाकी की प्रोग्रामिंग और चीजों में प्रोग्राम बनाते हैं या आउटपुट देखना चाहते हैं, यहाँ आउटपुट देखने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आप मोबाइल लगा के रखिए, मोबाइल कनेक्ट करिए, तुरंत आप जो है मोबाइल से काम करिएगा, ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, तब तक ये ऑन रहा है। ऑन होते ही मैं इसमें जो करंटली मैंने बनाया था छोटा सा ऐप, ये मैं रन कराऊंगा और वो दिखाऊंगा कि हाँ ये एवीडी प्रॉपर चल रहा है, ठीक है ना। तब तक आप बताइए आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो। आज का वीडियो में चलिए अभी अपलोड कर दूंगा जो आपने कहा, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बाकी अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। इमेज ऐड करना फिर से बता दें, इमेज ऐड करने के लिए आपको पहले कहीं से भी अपने मोबाइल लैपटॉप से कोई इमेज कॉपी करके लानी है। ध्यान रहे उस इमेज का नाम जो होना चाहिए वो जावा के वेरिएबल डिक्लेरेशन के नेम के रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जावा में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो नेम का रूल होता है, मतलब आइडेंटिफायर का जो रूल होता है वो क्या होता है, पहला रूल होता है कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, जो भी रूल होता है, से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड्रॉयड में इमेज के नेम पर भी रूल लागू होते हैं। क्यों लागू होते हैं, क्योंकि उन इमेज के नेम को एंड्रॉयड में वो जावा के थ्रू एक्सेस किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे नेम में भी वो रूल लागू होते हैं। तो मुझसे पहली बार गलती हो गई थी, कुछ नाम में गड़बड़ी थी, मैंने नाम को चेंज करके logo.png के नाम से मैंने उसको है कॉपी करके ड्रॉवेबल में पेस्ट किया, और ड्रॉवेबल फोल्डर में 2 बार करना होता है। एक बार पेस्ट करेंगे तो शायद प्रॉपर्ली ना आए, 2 बार पेस्ट करना होता है। जैसे कि जब आप, अभी तो देखिए थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हल्का सा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस का इशू है। वर्चुअल डिवाइस अभी एक बार हम बंद कर देंगे, तब हम आपको दिखाते हैं इमेज को दोबारा लगाना। अब देखिए मेरा फोन अब स्टार्ट हुआ है, सिस्टम यूआई इजंट रिस्पॉन्डिंग, देखिए स्टार्ट होते ही एरर आने शुरू हो चुके हैं। चलिए किसी तरह शुरू हो गया है, यही काफी है। अभी भी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार क्लोज करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट करता हूँ, शायद जल्दी ओपन हो जाए, क्योंकि ये जो है इस तरह से तो परेशान कर देगा मुझे। देखिए इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, मैंने इसीलिए बताया सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए कि आप मोबाइल में रन कराएं। लेकिन अगर आप फिर भी इसी में रन कराना चाहते हैं तो आप रन करा सकते हैं, बट ये आपके लैपटॉप की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट हो जाएगा। वैसे मेरे में बहुत अच्छा चलता है ये, मतलब मेरे में ये हैंग नहीं करता है, प्रॉपरली चल जाता है। बट अभी क्यों थोड़ा सा हैंग कर रहा है, क्योंकि बाकी के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो ज़्यादा मेमोरी ले रहे हैं और इसको भी मेमोरी चाहिए है, तो मेमोरी है। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि ऐसे हैंग करता रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रोम सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है मेरे लैपटॉप में इस टाइम पे, और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा चल रहा है वो भी मेमोरी ले रहा है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा स्लो फील आ रहा है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसी तरह शुरू हो रहा है, देखते हैं अगर ये शुरू हो जाता है तो।
ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बता रहा है वो। तो मैंने इसको क्या किया, रन तो मैंने करा ही दिया था। ये डिवाइस नीचे आप देख सकते हैं, ये क्या लिख रहा है, स्टेटस बार में लिखा हुआ है इंस्टॉल हो रहा है। इसका मतलब जल्दी ही ये ऐप जो है इस मोबाइल फ़ोन पे चल जाएगा। इंस्टॉल हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड में ये चल जाएगा। इंस्टॉल हो चुका है, लॉन्चिंग एक्टिविटी, लॉन्च किया है इसने, लेकिन क्रैश हो रहा है। ये हमारा ऐप नहीं क्रैश हो रहा है, ये मोबाइल क्रैश हो रहा है, ठीक है ना, ये मोबाइल प्रॉपरली नहीं है। तो ये देखिए चल गया है, ठीक है। अभी तो काम चलाने के लिए आप देख सकते हैं कि चल गया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है जब मैं क्रोम और बाकी सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो इसलिए तो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। और अब मैं इसको सिर्फ तभी इस्तेमाल करूँगा जब बाकी के सॉफ्टवेयर नहीं चला रहा हूँ मैं। तो अभी आप मोबाइल इस्तेमाल करें, मोबाइल सबसे बेटर है। मोबाइल को मैंने कनेक्ट कराना भी बताया है, लेकिन ये मैंने कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है मेरे लिए है क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। लेकिन आप लोग बिल्कुल कनेक्ट मत करिएगा, वो सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरा सॉफ्टवेयर, ये वर्चुअल डिवाइस मैंने बनाना बता दिया है। अभी मैं अपनी मेमोरी फ्री कर देता हूँ वर्चुअल डिवाइस को डिलीट करके, क्योंकि मुझे लगता है इसमें टाइम वेस्ट है और बिना मतलब मेमोरी भी वेस्ट हो रही है, कंप्यूटर पे भी असर पड़ता है। चलिए ठीक है, ये भी हमारा रेडी है। अभी मोबाइल पे रन करा रहा हूँ, प्रॉपर रन हो रहा है। इमेज में फिर से ऐड करना बता देता हूँ एक बार। ये मैंने इमेज जो व्यू है यहाँ पे, उसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, और यहाँ से इमेज भी मैंने डिलीट कर दी, यहाँ से मैंने इमेज भी मैंने डिलीट कर दी है। अब ये क्या करूँगा मैं, अब मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे, लोगों को कॉपी करूँगा, वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो में आऊँगा, और आपको कहाँ जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में RES फोल्डर के अंदर ड्रॉवेबल पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पहले वाले ड्रॉवेबल फोल्डर में पेस्ट करना है। ओके किया, नाम लोगो रहने दिया और पेस्ट कर दिया। जब मैंने फिर से ड्रॉवेबल पे पेस्ट किया, इस बार दूसरे वाले फोल्डर पे क्लिक करके पेस्ट करना है। ये पॉपअप आता है, उसमें चूज करना होता है, नाम सेम रखना है इस केस में, पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे इमेज लाने के लिए इधर जाना है, जहाँ से टेक्स्ट व्यू लाते हैं, बटन लाते हैं, वहीं आते हैं इमेज। इमेज व्यू पे क्लिक किया, खींच करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इमेज व्यू यहाँ आ गया। यहाँ से बोल रहा है चूज कीजिए इमेज, तो मैंने लोगो चूज किया, ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। लोगों को थोड़ा सा छोटा किया मैंने अभी के लिए, छोटा इसलिए किया ताकि मैं इसको फिट कर सकूँ अपनी स्क्रीन में। छोटा करने के बाद मैंने इसके इस वाले सेंटर को पकड़ के ऊपर ज्वाइंट कर दिया, मतलब कि स्प्रिंग से बांध दिया। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट, स्प्रिंग को यहाँ पे कहा था कंस्ट्रेंट, ये इसको मैंने नीचे बांध दिया। तो देखिए ऊपर और नीचे जब दोनों तरफ बंध जाएगा तो सिंपल सी बात है सेंटर में आ जाएगा। फिर इधर बांध देंगे हम तो ये इधर खींच लेगा, अगर हम इधर भी बांध दें तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए चारों तरफ बांध दिया, सेंटर में आ गया। अब इसको विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं, कैसे, लेआउट विड्थ को मैंने कर दिया मैच कंस्ट्रेंट, मतलब कि कंस्ट्रेंट के बराबर हो जाए विड्थ, और जो लेआउट हाइट है वो रैप कंटेंट कर दी मैंने। तो इस तरह से ये हमारा काम हो चुका है। अब मैंने प्रोग्राम को मोबाइल में इस बार मैं रन कराऊंगा और ये रन होगा प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार बाहर रन नहीं कर रहा हूँ। और देखिए मोबाइल में रन कराना आसान है, नीचे देखिएगा तुरंत अभी 10 से 5 सेकंड में लिख के आ जाएगा कि इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए आ भी गया है ना। लेकिन अगर वही हम इस पे रन कराते तो बड़ा ही टफ था। और देखिए मेरे फोन में ये रन हो चुका है, आउटपुट भी आ चुका है, बिल्कुल ये मेरे फोन में रन हो चुका है, आउटपुट भी आ चुका है। अब आप बताइए, हाँ ड्रॉवेबल फोल्डर में दोनों डेस्टिनेशन पे पेस्ट करना जरूरी है। ऐसा होता है कि फिर वो रिसोर्स जो है वो कुछ वर्जन में नहीं चलेगी, मतलब आपका किसी फोन में चलेगा और किसी फोन में नहीं चलेगा प्रॉपर। इसके लिए आपको दोनों फोल्डर में पेस्ट करेंगे तो वो वर्जन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ वर्जन में उस फोल्डर से उठाता है और कुछ वर्जन में नए वाले फोल्डर से उठाता है, ठीक है ना। कोडिंग भी से भी हो पाएगा, ये वाला नहीं समझ आ रहा, कोडिंग से बिल्कुल हो पाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कोडिंग इसकी। यहाँ पे आप देखिए कोड व्यू में गया मैं, तो यहाँ देखिए ये कोड अपने आप लिख गया, ये टेक्स्ट व्यू अपने आप बन गया, बटन अपने आप बन गई है, और देखिए इमेज भी अपने आप बन गई है। सबकी कोडिंग अपने आप यहाँ लिख रही है। ये कोडिंग हम लोग अपने आप लिख करके भी सीखेंगे आगे,
लेकिन अभी हम लोग बिना कोडिंग को लिखे हम लोग डिजाइनिंग के थ्रू सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी हैक्टिक हो जाएंगी। अगर हम अभी कोडिंग करेंगे तो कोडिंग हम लोग जरूर करेंगे, और बिना कोडिंग से और अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं। डिजाइनिंग में जो चीजें करने में यहाँ से करने में टाइम लगता है, वो चीजें कोडिंग से और भी आसान हो सकती हैं एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी शुरुआती फेज में तो आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि शुरुआती फेज में आपको चाहिए कि आप लोग पहले सीखें चीजों को, पहले चीजें हम लोग सीख लें इसके